हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इस लेक्चर का सबसे बेस्ट यूज़ कैसे करना है। ये लेक्चर हिंदी में एक्सप्लेन्ड होगा, ऑल्दो कि इसके स्लाइड्स इंग्लिश में है, लेकिन मैं इसको हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करूँगा। आपको क्या करना है, जो इसमें लिखा गया है उसको पढ़ने पे ध्यान नहीं देना है। दैट इज़ जस्ट फॉर रेफरेंस, उसको रेफरेंस ग्रुप में लेना है। मैं जो बोलूँगा उसको सुनने पे आप ध्यान दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जहाँ भी आपको लगेगा कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है उसको आप नोट कर लीजिएगा, और उसको नोट किए हुए पॉइंट्स को आप बुक से रेफ़र करके पढ़ लीजिएगा। सेकेंड चीज़, ये जो लेक्चर मैंने बनाया है, मैंने मोस्टली जो भी कंटेंट या फैक्ट्स उठाए हैं वो स्पेक्ट्रम बुक से उठाए हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई फैक्ट या कोई पॉइंट आगे पीछे हो रहा है तो आप जाके उसको स्पेक्ट्रम बुक में, राजीव अहिर के द्वारा लिखी गई बुक में क्रॉस चेक कर सकते हैं। थर्ड चीज़, इसमें से आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है, कोई पॉइंट नोट नहीं करना है, सारा का सारा चीज़ बुक में आपको मिल जाएगा एज इट इज़। बस इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको सुनना है, समझ विकसित करना है, और जो मैं बोलूँगा, जो भी लॉजिक डेवलप होगा उसको आप कोशिश कीजिएगा कि सुनकर याद रखा जाए, ताकि आप इसको वापस से रेफ़र करें जब अपने बुक में, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसको देखने के बाद आपको, अब जिस भी बुक को रेफ़र कर रहे हैं उसमें जाइए और इस चैप्टर को पढ़िए। तो ये चैप्टर बेसिकली एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है, यानी यूरोपियन ताकतों का भारत में आगमन। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का जो स्टडी है या आधुनिक भारत का जो स्टडी है उसको जनरली यूरोपियन ताकतों के आगमन से हम लोग शुरू करते हैं। हालांकि हिस्ट्री का स्टडी ऐसा कोई बाइफर्केटेड करके नहीं हो सकता, मतलब अलग अलग इसको बांट नहीं सकते कि आधुनिक काल कब से चालू होता है। लेकिन स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब यूरोपियन ताकतों का आगमन भारत में होने लगा, उस अवधि से, उस पॉइंट से बेसिकली हम लोग मानते हैं कि ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, और उसके स्टडी में हमको मदद मिलती है इस तरीके से क्लासिफिकेशन करने से। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि मॉडर्न इंडिया मिडाइवल इंडिया से पूरा अलग हो जाता है। बेसिकली देखिए, जो भी एंशियंट है या प्राचीन भारत, मिडिवल यानी कि मध्यकालीन भारत, या मॉडर्न इंडिया, एक ट्रांजिशन फेज से गुजरा है। ट्रांजिशन कहने का मतलब कल्चरल चेंजेज आए हैं, सांस्कृतिक बदलाव आया है, जिसकी वजह से उस पीरियड को प्राचीन काल या मध्यकालीन या आधुनिक काल कहा गया। ऐसा कोई अलग अलग सेगमेंट नहीं है कि इसको यहाँ से हम लोग प्राचीन भारत कहेंगे, यहाँ से मध्यकालीन भारत कहेंगे, यहाँ से आधुनिक भारत कहेंगे। हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए ऐसा बनाया है, जस्ट टू स्टडी, पढ़ने के हिसाब से वैसा हम लोगों ने वर्गीकरण किया है। ठीक, अब देखिए, एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पे, एक मैं शॉर्टकट बताता हूँ आपको। भारत में बहुत सारे विदेशी आक्रमणों का हुआ है, यहाँ पे आए हैं सब लोग। यूरोपियन ताकतों की जब बात करते हैं तो एक आप एक्रोनिम याद रखिए, PDEDF। इस क्रम में यूरोपियन ताकतों का भारत में आना हुआ है। सबसे पहले पी स्टैंड्स फॉर पोर्टुगीज़ या पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं। फिर डी स्टैंड्स फॉर डच बोले तो हॉलैंड के लोग या नीदरलैंड के लोग आए हैं। फिर आए ई स्टैंड्स फॉर इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग आए। फिर आया डी स्टैंड्स फॉर डानिश या डेन्स भी बोलते हैं, ये डेनमार्क के लोग थे, ये आए। और लास्ट में, सबसे लास्ट में एफ यानी फ्रेंच के लोग आए। तो हम लोग इस पूरे लेक्चर में ये देखेंगे कि कैसे पुर्तगाली से लेके, शुरुआत पुर्तगालियों से हुआ, से लेकर फ्रेंच तक के यूरोपियन ताकतें भारत में आई, और उन्होंने कैसे कैसे भारत में कब्जा किया, क्या परिस्थितियां बनी, क्या ताकतें थी यहाँ पे जिन्होंने इनको हेल्प किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 5 अलग अलग यूरोपियन ताकतें भारत में आए
फिर भी क्या कारण था कि अंग्रेज ही सक्सेसफुल हो पाए और बाकी लोग हार गए। ठीक है, चालू करते हैं। देखिए, स्टोरी ऑफ पुर्तगीज यानी कि पुर्तगालियों की कहानी चालू करते हैं, वो कैसे भारत में है। 7वीं सेंचुरी में क्या होता है, रोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होता है, वो गिर जाता है, वो टूट जाता है, वो बट जाता है। ठीक, अब ये रोमन एम्पायर जो था ये यूरोपियन कंट्रीज में फैला हुआ था, और इसके गिरने से क्या हुआ, जो अरब के मुस्लिम्स थे अरब कंट्रीज के, उन्होंने एक तरीके से अपना कब्जा जमा लिया, और सबसे प्रमुख कब्जा उन्होंने जमाया इजिप्ट और पर्सिया में। इजिप्ट, मिस्र और पर्सिया कहते हैं मॉडर्न ईरान को, ठीक है, और उसके अगल बगल के एरियाज को भी। उन्होंने एक तरीके से क्या किया कि जो यूरोपियन के साथ भारत का पहले से व्यापार होता था, चाहे वो ज़मीनी रास्ते से या समुद्री रास्ते से, दोनों पर अरब के मुस्लिमों का कब्जा हो गया। ऐसा नहीं था कि पहले यूरोपियंस भारतीयों के साथ व्यापार नहीं करते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो पहले से भारत के लोगों के साथ व्यापार कर रहे थे, अर्थात यूरोपियन और भारत में ट्रेडिंग बहुत पहले से हो रहा था, सामानों का आदान प्रदान होता था। लेकिन समस्या क्या कब आया, जब रोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ, टूटा, तो उस जगह पे कब्जा कर लिया, उस लैंड रूट और सी रूट पे कब्जा कर लिया अरब के मुस्लिमों ने। ठीक, तो क्या हुआ कि डायरेक्ट कांटेक्ट यूरोपियंस और इंडिया के बीच में डिक्लाइन हुए, कम होने लगे, घटने लगे। अब जब उनको अरब के मुस्लिमों ने रोकना चालू किया या एक तरीके से मना कर दिया कि हम आपको अलाउ नहीं करेंगे लैंड रूट या ज़मीनी रास्ते के थ्रू भारत से व्यापार करना, तो यूरोपियन सी रूट खोजने लगे, यानी समुद्री रास्ते खोजने लगे, जिसके मदद से वो भारत के साथ व्यापार कर सकते थे। उसी समय यूरोप में स्पिरिट ऑफ रेनासा यानी कि पुनर्जागरण की अवधि चल रही थी, और पुनर्जागरण में एक्सप्लोरेशन कहा गया कि एक्सप्लोरेशन कीजिए। एक्सप्लोरेशन मतलब नए नए रास्ते खोजिए, नए नए आप मंजिलों को खोजिए। उसी समय क्या हो रहा था कि यूरोप में शिप बिल्डिंग यानी जहाज़ बनाने का और नेविगेशन का यानी कि रास्तों को खोजने का अलग अलग बहुत पुरजोर कोशिश चल रही थी, और उसका टेक्नोलॉजी बन रहा था। यानी कि पहले से वो चाहते थे, क्योंकि अरब लोगों ने उनको रोक दिया व्यापार करने से, और उसी समय उनके आर्ट शिप बिल्डिंग के बढ़ने लगे और नेविगेशन के भी आर्ट उनके बढ़ने लगे। इन दोनों ने मिलकर यूरोपियंस को मदद किया कि वो नए नए रास्ते, समुद्री रास्ते खोज सके। साथ ही यूरोप की प्रॉस्पेरिटी यानी संपन्नता भी बढ़ रही थी, और ये भी था, देखिए समस्या क्या है कि यूरोपियन कंट्रीज अधिकतर जो है वो ठंडी कंट्रीज है, तो वहाँ लोग मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो जो मीट है, जो चिकन है या मांस बोलिए, मांस उत्पाद को बचाने के लिए स्पाइसेज यूज किया जाता है। स्पाइसेज में उसको एक तरीके से कहिए पूरा लपेट कर उसको बचाया जाता है, मतलब वो ज़्यादा दिन तक उसको प्रोसेस कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी था कि वो वैसे मसाले लाएं। हालांकि उनको पता था भारत के बारे में कि ये मसाला यहाँ मिलता है, लेकिन वो रूट नहीं था, वो रूट को ब्लॉक कर दिया गया था अरब मुस्लिम्स के द्वारा, इसलिए वो आ नहीं पा रहे थे। इसलिए वो चाहते थे कि सी रूट के माध्यम से वो भारत में आए और यहाँ से स्पाइसेज को ले जा सके, ताकि वो मीट को उसकी मदद से कुक कर सके, पकाने में भी स्वाद आएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट उसको प्रिजर्व कर सके, लंबे समय तक संरक्षित रख सके। एक चीज़ और था कि यूरोप में संपन्नता बढ़ रही थी, इसलिए भारत में या ईस्ट में या पूरब में कहिए, पूरब में जो भी कंट्रीज आते हैं, मतलब यूरोप के रिस्पेक्ट में इंडिया कंट्री या और भी जो भी कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज, वो ईस्ट में आते हैं, उनको ईस्ट में माना किया जाता है ही। ठीक, तो ये जैसे जैसे यूरोप में संपन्नता बढ़ रही थी, तो उनका डिमांड था कि ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, भारत या उसके जैसे जो भी कंट्री है, वहाँ के जो लग्जरी गुड्स हैं वो संपन्नता के प्रतीक हैं।
तो वो चाहते थे कि ये सब लग्जरी गुड्स को हम लोग ले लें और हम अपनी संपन्नता को दिखाएं। तो इसका भी डिमांड था, इस वजह से भी वो समुद्री रास्ता खोजना चाहते थे। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, एक तो हुआ कि उनकी ज़रूरत थी क्योंकि वो व्यापार करना चाहते थे, दूसरी बात कि वो मीट या चिकन जो था उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको पकाने के लिए मसालों की ज़रूरत थी, उसके खोज में आना चाहते थे। तीसरा, ओरिएंटल लग्जरी गुड्स को वो चाहते थे, यानी कि भारत और भारत जैसे देशों के आसपास जो भी देश थे उनके वो लग्जरी गुड्स को लेना चाहते थे ताकि वो अपनी संपन्नता को दिखा सकें। इसलिए क्या होता, सबसे पहले पुर्तगाल और स्पेन के सेलर मतलब नाविक स्टार्ट करते हैं सी रूट सर्च करना, और इसमें सबसे पहले सफलता मिलती है वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था जो पहुंचा कोस्ट ऑफ कैलिकट, यानी कि कालीकट के तट पे कब पहुंचा, मई 1948, मई 1948 को। सॉरी गलत लिख दिया मैंने, सॉरी ये गलत है, ये होगा आपको 1498। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये होगा 1498। ठीक है, बेसिकली वो सबसे पहले गुजरात के कोस्ट पे गया था, लेकिन वो उतरा नहीं था। वास्को डी गामा सबसे पहले गुजरात के कोस्ट पे गया था, वो उतरा नहीं था। तो उसको एक सेलर ने मदद किया था, एक गुजराती पायलट ने, जिसका नाम था अब्दुल मजीद। बहुत सारे स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जाता कि किसने उसको मदद किया था, अब्दुल मजीद ने उसको मदद की थी, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। फिर जब वो कालीकट पहुंचा तो वहाँ का जो रूलर था, हिंदू रूलर था, जेमोरिन नाम था उसका, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसने कोई डर भय नहीं दिखाया और उसने क्या किया कि उसको फ्रेंड की तरह एक्सेप्ट किया। जब वास्को डी गामा कालीकट के तट पे पहुंचा तो उसको वहाँ के रूलर जमोरिन ने एक फ्रेंड की तरह ट्रीट किया और उसको एक अच्छा रिसेप्शन, एक अच्छा उसका वेलकम किया। लेकिन इससे समस्या क्या थी, जो अरब ट्रेडर्स भारत के साथ व्यापार कर रहे थे वो मालाबार कोस्ट पे अपना व्यापार करते थे अधिकतर, वो एप्रीहेंसिव हो गए, मतलब वो अब डरने लगे पुर्तगालियों से। तो एक तरीके से वो चाहते थे कि जमोरिन को पुर्तगालियों के बारे में उकसाया जाए, लेकिन जमोरिन उनके ये सब चीज़ों के विपरीत वास्को डी गामा का अच्छे से वेलकम करता है और उसको व्यापार करने की अनुमति देता है। अब क्या होता है, वास्को डी गामा भारत में रुकता है 3-4 महीने और उसके बाद क्या करता है, यहाँ से वो लेके जाता है स्पाइसेज और उसको जाके वो यूरोपियन मार्केट में बेचता है। स्पेशली पेपर कहते हैं, ब्लैक पेपर, काली मिर्च वगैरह, गोल की भी कहते हैं, ये सब चीज़ें और भी चीज़ आती है, और भी मसाले ले गया और इनको बेचने के बाद उसको ह्यूज प्रॉफिट हुआ। बेसिकली होता क्या था कि पहले जो अरब ट्रेडर्स थे जिन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया, अरब के मुस्लिम लोग, वो ट्रेडर्स क्या करते थे कि भारतीय, उन्होंने ब्लॉक क्यों किया था, उनका एक रीज़न ये भी था, वो चाहते थे कि भारत से जो मसाले हैं वो ले जाकर यूरोपियन मार्केट में बेचे और इसके बदले वो उसका 10 गुना कीमत लेते थे जिस कीमत पे वास्को डी गामा यूरोपियन मार्केट में बेच रहा था। तो ये बात सोचने वाली है कि अगर वास्को डी गामा को इतना फ़ायदा हो रहा होगा उसको बेचने से, तो अगर 10 गुना ज़्यादा बेचा जाए तो बाकी लोगों जो अरब मर्चेंट्स थे या अरब व्यापारी थे उनको कितना फ़ायदा हो रहा होगा। इसलिए यूरोपियन नेशन जो थे अब ये सोचने लगे कि ठीक है, ये जो मिडिल मैन्स बीच में बिचौलिए का काम करते हैं हमको बेचने के लिए, मसाले बेचने के लिए, क्यों ना हम खुद जाके वहाँ से लाएं और अपने ही यूरोपियन मार्केट में खुद ही बेचें। इससे जो लागत में जो कमी आएगी उससे फ़ायदा हमको मिलेगा, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और स्पाइसेज यानी मसालों का डिमांड था भी, तो इस चक्कर में वो फिर सबके सब आते हैं। एक चीज़ और यहाँ समझना है कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत फिर आया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में,
और वो कब आया था? 1501 ईस्वी में आया। ठीक है। वास्को डी गामा भारत में 2 बार आया। पहली बार आया 1498 में कालीकट के तट पे, दूसरी बार आया 1501 ईस्वी में। और उसने एक ट्रेडिंग फैक्ट्री कन्नौर में सेट की। ट्रेडिंग फैक्ट्री मतलब यहाँ ये नहीं कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन होता है, कुछ उत्पादन का काम होता, नहीं। फैक्ट्री वैसे जगहों को कहा जाता था जो गुड्स यानी सामान को स्टोर करने की जगह थी, उनको फैक्ट्री का नाम दिया गया। यानी जब वास्को डी गामा 1501 ईस्वी में वापस भारत में आया तो उसने क्या किया, कन्नौर नामक जगह पे एक वैसा ही ट्रेडिंग फैक्ट्री स्टैब्लिश किया। अब क्या होता है, कालांतर में समय के साथ कालीकट, कन्नौर और कोचीन, ये 3 जगह इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बन जाते हैं पुर्तगालियों के। ठीक, इसको याद रखना, एग्जाम में ये पूछा जाएगा। अब आगे क्या होता है कि चूंकि इन्होंने अब फैक्ट्रीज 3 जगहों पे और भी जगहों पे सेटअप कर लिए थे, तो ये दिखाने के लिए कि अब ये फैक्ट्री है तो हमको इनको प्रोटेक्शन करना है, उसके लिए उन्होंने घेराबंदी या किलेबंदी चालू कर दी और इसके लिए उन्होंने परमिशन भी लिया। ठीक, तो उन ट्रेडिंग सेंटर्स का, जैसे कोचीन में था, कन्नौर में था या फिर कालीकट में था, उसको उन्होंने घेराबंदी करना चालू कर दिया। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे फ्रेंच गवर्नर्स का नाम आएंगे। इनमें इम्पॉर्टेंट को हम लोग पढ़ेंगे, उनके कुछ कार्य को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हर साल तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मतलब जब भी एग्ज़ाम होता है पॉसिबिलिटी रहती है कि इसमें से क्वेश्चन आए। और 65th बीपीएससी में आया है क्वेश्चन, मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी टॉपिक से आया है, 2 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा करके एक फ्रेंच गवर्नर भेजा गया। तो 1505 ईस्वी में उसको भारत का गवर्नर बनाया गया 3 साल के लिए, और उसको सफिशिएंट मतलब पर्याप्त पावर दिया गया और ये कहा गया कि आप पुर्तगाली इंटरेस्ट को जाके भारत में बचाइए, या जो आपको करना पड़ता है आप कीजिए। ठीक, तो उसने स्टार्ट किया, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आया था, ब्लू वाटर पॉलिसी या कार्ज सिस्टम चालू किया। किसने चालू किया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडे ने ब्लू वाटर पॉलिसी या कार्ज सिस्टम चालू किया। क्या था ये ब्लू वाटर पॉलिसी? इस पॉलिसी में बेसिकली ये लोग क्या करते थे, इन्होंने क्या क्या कब्जा कर लिया, जो भी कोस्टल एरियाज थे उन पे कब्जा कर लिया, मतलब जो भी तटीय क्षेत्र थे उन पे कब्जा कर लिया। और बेसिकली ये पास देते थे उनको, नेवल ट्रेड लाइसेंस या पास बोलते हैं, लाइसेंस या पास दिया उनको, ताकि वो अपना कब्जा कर सके, माफ़ कीजिएगा, ताकि वो अपना व्यापार कर सके। और जिनके पास ये पास नहीं होता था या नेवल लाइसेंस नहीं होता था, उनको वो ट्रेडिंग नहीं करने देते थे। ये बेसिकली देखिए, समझिए, उन्होंने क्या किया कि तटीय क्षेत्र पे जहाँ से वैसे समुद्री रास्ते जहाँ पर से जो भी जहाज़ आएंगे वो इंडिया में घुसेंगे, वैसे वैसे जगहों पे उन्होंने कब्जा कर लिया, वहाँ पे अपना फोर्स बैठा दिया और ये बोला कि भाई यहाँ से गुजरना है तो हम तुमको पास देंगे और पास के बदले वो पैसे लेंगे। तो एक तरीके से उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हमारे अलावा या हम जिसको कहें उसके अलावा और कोई भी इंडिया से ट्रेड ना कर सके। तो इसी को बोला गया ब्लू वाटर पॉलिसी, जो कि चालू किया गया फ्रांसिस्को डी अल्मीडे के द्वारा, या कार्ज सिस्टम। इसका बेसिक रीज़न यही था कि एक तो मुनाफा कमाना, दूसरा पुर्तगाली ये चाहते थे कि जो भी फॉरेनर्स इंडिया में आ रहे हैं ट्रेडिंग के लिए उनको कम से कम आने दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको पहले ही रोक दिया जाए ट्रेडिंग पास न देकर। तो ये याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में आता है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि पुर्तगालियों ने भारत में जब आया तो वो समुद्री रास्तों में आए, तो समुद्री रास्तों में उन्होंने फिर एक टाइप से पायरेसी चालू कर दी, मतलब समुद्री लुटेरे बन गए और लूटपाट करने के भी प्रोसेस को चालू कर दिया। आगे हम लोग देखेंगे, इसके चक्कर में उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। नेक्स्ट, फ्रांसिस्को डी अल्मीडे के बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट आया गवर्नर, जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। बहुत इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। अगर
इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो इसके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। देखिए, अल्मीडिया के बाद ये आया था और इसको माना जाता है कि ये पुर्तगाली पावर का भारत में सबसे मतलब मेन संस्थापक, रियल फाउंडर जो था यही था। कौन था? अल्बुकर्क। उसने क्या किया कि उसने भी वही प्रोसेस, ब्लू वाटर पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए इंडियन ओशन, जो हिंद महासागर है, उसके स्ट्रैटेजिक पोजीशन, मतलब कि वैसे जगह जहाँ से शिप गुजरता था वहाँ पे अपना सी बेस बना दिया और वहाँ से गुजरने वाले सभी लोगों पे नज़र रखने लगा कि कौन आता है नहीं आता है। ठीक, उसने क्या किया? अगला काम, उसने बीजापुर के रूलर से गोवा को छीन लिया, कैप्चर कर लिया। और भटकल भी एक जगह है जिसको उसने कब्जा कर लिया श्री कृष्ण देव राय से छीनकर 1510 ईस्वी में। श्री कृष्ण देव राय आप लोग जानते होंगे, विजयनगर का एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा था। तो उसने बीजापुर के रूलर से गोवा को छीना और श्री कृष्ण देव राय से छीन लिया भटकल को 1510 में। उसने एक कदम आगे जाते हुए एक नई पॉलिसी बनाई जिसमें उसने पुर्तगालियों को लोकल भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रमोट किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुर्तगाली कल्चर के इन्फ्लुएंस में आ सके और आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पुर्तगाली पॉपुलेशन हो सके। इसलिए उसने एक पॉलिसी चलाई जिसके तहत उसने ये कहा कि आप यहाँ के नेटिव लोगों, यानी कि वहाँ के लोकल लोगों से आप शादी कीजिए और वहीं पे सेटल होने का उसने पूरा पॉलिसी इस्टेब्लिश किया। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अल्बुकर्क ने सती व्यवस्था जो थी अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में, जहाँ तक उसका प्रभाव क्षेत्र था, उसमें उसने ख़त्म करने का वो कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया बेसिकली, घोषणा क्या करेगा, ख़त्म कर दिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान यह रखना है कि पूरे इंडिया में सती व्यवस्था अभी ख़त्म नहीं हुई थी। जहाँ जहाँ इसका पावर था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क यानी पुर्तगाली पावर, वहाँ उसने सती व्यवस्था को ख़त्म करने की शुरुआत कर दी और ख़त्म कर दिया। उसके बाद आता है नेक्स्ट गवर्नर नीनो डी कुन्हा। उसने क्या किया? इस गवर्नर का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम, आपको एक नहीं दो बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको ध्यान रखना है। पहला ये कि उसने कैपिटल को शिफ्ट किया कोचिन से गोवा शिफ्ट किया कैपिटल को 1530 ईस्वी में। एग्जाम में ये पूछा जाता है। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसने हुगली रिवर, बंगाल के साइड का, वहाँ एक हेड क्वार्टर स्टैब्लिश किया। ठीक, और एक और इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ठीक है, याद रखना चाहिए कि उसने क्या किया, दमन एंड दीव आप सुने होंगे, तो उसमें जो दीव है और बसीन, उसको जीत लिया, उसको छीन लिया बेसिकली गुजरात किंग बहादुर शाह से। गुजरात का राजा था बहादुर शाह, उससे नीनो डी कुन्हा ने छीन लिया कौन सा? दो टेरिटरी, दो जगह, दीव और बसीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक चीज़ समझना ये है कि रिलीजियस पॉलिसी ऑफ पुर्तगाली, मतलब कि पुर्तगालियों की धार्मिक नीति क्या थी। शुरू में जो पुर्तगाली थे वो सिर्फ मुस्लिम के प्रति हॉस्टाइल थे, मतलब मुस्लिम के प्रति शत्रुता का व्यवहार रखते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि हिंदुओं के प्रति भी उनकी शत्रुता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी लाइन में आगे चल के क्या होता है, 1579 में वो क्या करते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरी भेज देते हैं अकबर के दरबार में, और अकबर से कहते हैं कि आप भी कन्वर्ट हो जाइए क्रिश्चियन में। हालांकि अकबर नहीं होता है, लेकिन अकबर के दरबार में 3 बार भेजा गया क्रिश्चियन मिशनरी। 1579 में पहली बार भेजा गया। ठीक, उनका बेसिकली यही था मोटो कि वो भारत को क्रिश्चियन लैंड बना दें, और उसको बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी था जो वहाँ का रूलर था, मुग़ल, उस समय मुग़ल डायनेस्टी चल रही थी, उसको कब्जा में लाया जाए, उसको क्रिश्चियन बनाया जाए, तब ये संभव हो पाएगा। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि पुर्तगाली लोग यहाँ पे आते ही समुद्री लुटेरे टाइप के भी हो गए और वो लूटपाट करना चालू कर दिए। इसी चक्कर में क्या होता है, बंगाल में वो 1632 ईस्वी के आसपास क्या करते हैं
कि कुछ शिप को पकड़ लेते हैं, कुछ जहाज़ों को पकड़ लेते हैं, जिससे मुग़ल एम्परर, उस समय कौन था, उस समय मुग़ल एम्परर था आपका शाहजहाँ, ठीक, वो गुस्सा हो जाता है और वो क्या कहता है कि भाई जो हुगली का बेस पुर्तगालियों को दिया गया वो उनसे ले लिया जाए, उनसे छीन लिया जाए। तो 1632 ईस्वी में मुग़ल पुर्तगालियों पे हमला करते हैं और हुगली के बेस को छीन लेते हैं, उस पर वापस मुग़लों का कब्जा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद हम लोग समझेंगे कि देखिए शुरू में कैसे उन्हें व्यापार करने का वो मिला। जमोरिन ने वास्को डी गामा को दोस्त की तरह समझ के उसको फ्रेंडली रिसेप्शन दिया और वो किया कि व्यापार वो कर सके अच्छे से, इसके लिए उसको छूट भी दिया। और 1632 ईस्वी आते आते डिक्लाइन करने की बात चालू हो जाती है। कारण क्या था, देखिए होता क्या है ना कि धीरे धीरे भारत में भी पावरफुल डायनेस्टी डेक्कन में उभर रहे थे, जैसे मराठा थे, ठीक है। और ये मराठा, अब हुआ क्या कि मराठा पुर्तगाली लगभग अगल बगल थे। अगर आप देखिएगा मैप इंडिया का, तो जो गोवा है वो महाराष्ट्र के नज़दीक में ही पड़ता, और मराठों का जो मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड था, मेन एरिया था, वो यही था, महाराष्ट्र के आसपास का मेन एरिया था, और गोवा उसके जस्ट नीचे पड़ता था। तो एक तरीके से इन दोनों में टकराहट बढ़ने लगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण था कि पुर्तगाली क्या थे कि इस स्पिरिचुअल प्रेशर डालने लगे और लोगों को ज़बरदस्ती क्रिश्चियन बनाने की भी कोशिश करने लगे। इससे भी लोगों में गुस्सा था कि ज़बरदस्ती हमको धर्म परिवर्तित किया जाता, हम पे स्पिरिचुअल प्रेशर बनाया जाता कि आप इस धर्म को मानो, इस मत को मानो, इस विचारधारा को मानो। थर्ड चीज़ इम्पोर्टेंट क्या था कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी में अपने आप में करप्शन बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो डिसीजंस थे वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो पा रहे थे। तो आगे चल के लोगों में भी मतभेद होने लगा, लालच था, सेल्फिशनेस, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो अपने बारे में सोचते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी जो पायरेसी, मतलब लूटपाट करने की जो परिस्थिति थी, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोकल जो भी रूलर थे या गवर्नर थे मुग़ल एम्परर के, वो लोग भी गुस्सा हो रहे थे। तो इन सभी चीज़ों ने पुर्तगालियों को एक तरीके से जो मौका बनाया था, मतलब दिया गया था, उससे उनको वापस वंचित किया जाने लगा, उनको रोका जाने लगा, और यही उनके डिक्लाइन का, उनके पतन का कारण बना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ फैक्टर्स आपको बाहर के भी फैक्टर्स हैं। बाहर के फैक्टर्स मतलब जो भारत के अगल बगल देशों में हो रहे थे। जैसे क्या होता है कि जो इजिप्ट है, मिस्र है और पर्सिया है, वहाँ पे क्या हो रहा था, पावरफुल डायनेस्टी इमर्ज कर रही थी। पावरफुल मतलब शक्तिशाली वंशजों का उदय हो रहा था, शक्तिशाली राज्यों का उदय हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, वो लोग भी भारत में व्यापार करने के लिए आ रहे थे। और जैसी पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी अंग्रेज़ों ने, माफ़ कीजिएगा, पुर्तगालियों ने अपनाई, वैसे ही पॉलिसी वो भी अपना के उनको रोकना चाह रहे थे। तो एक तरीके से पावरफुल डायनेस्टी के उदय से जो स्वतंत्रता पुर्तगालियों को पहले प्राप्त थी, वो अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। ठीक है। सेकेंड चीज़ इसमें आता है आउटसाइड फैक्टर्स में, बाहरी कारण में, कि अब इंग्लिश और डच भी आने लगे थे और ये भी पावरफुल थे, जिसकी वजह से क्या होने लगा, इन आपस में यूरोपियन ताकतों में टकराहट होने लगा। और टकराहट होने की वजह से, चूँकि आगे हम देखेंगे कि कैसे इंग्लिश के पास क्या क्या चीज़ें अलग थी, जिसकी वजह से वो इन सभी को हरा देते हैं। और कालांतर में बेसिकली होता यही है कि सभी यूरोपियन कंपनी आगे पीछे करके एक दूसरे से टकराती हैं और लास्ट में इंग्लिश जीत जाते हैं, अर्थात अंग्रेज जीत जाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्या होता है कि उसी समय ब्राज़ील का खोज होता है। ब्राज़ील का खोज होता है मतलब ब्राज़ील जाने के समुद्री रास्ते का खोज होता है। तो जो पुर्तगाली थे वो अपना डायरेक्शन और अपना फोकस अब चाहते थे कि हम ब्राज़ील की ओर शिफ्ट कर दें। क्यों? कारण क्या था? मेन कारण था कि अंग्रेज़ आ गए थे और अंग्रेज़ उनसे ज़्यादा ताकतवर थे, ज़्यादा मिलिट्री पावर में सुपीरियर थे। और यहाँ पे उनका, पुर्तगालियों का मतलब जो ट्रस्ट बना था
उनके लूटपाट की लूटपाट के वजह से या ब्लू वाटर पॉलिसी की वजह से या स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था। तो वो चाहते थे कि अब भारत से अपना फोकस शिफ्ट करके ब्राज़ील की ओर चले जाए, और इसी वजह से उन्होंने धीरे धीरे अपना जो एक मजबूत कब्जा बनाया था वास्को डी गामा से लेकर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की वजह से, अल्बुकर्क की वजह से, वो धीरे धीरे सब अब कम होने लगा, ख़त्म होने लगा। जैसे आप देखिए, ये बात समझना पड़ेगा कि चूंकि पहली यूरोपियन ताकत अगर भारत में कोई आक्रमण की थी तो वो थी पुर्तगालियों की ताकत, पुर्तगाली थे वो। तो पुर्तगालियों ने भारत में कुछ नए नए चीज़ लाए, कुछ नए नए सिग्निफिकेंस है उनका, उसको समझना ज़रूरी है। तो पहला था कि दे इनिशिएटेड यूरोपियन एरा इन इंडिया, मतलब उन्होंने और कंपनियों और लोगों, मतलब यूरोपियन ताकतों के आने का एक नया दौर चालू कर दिया भारत में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आज तक अभी तक नहीं हो पाया था, और ये दौर जो था बेसिकली भारत को कब्जे करने के उद्देश्य से चलाया गया था। सेकंड चीज़, उन्होंने अपने शिप पे कैनन रखते थे, तोप रखते थे। इसकी शुरुआत भी उन्होंने की, तो वो अपने समुद्री जहाज़ों पे तोप रखते थे। तोप बेसिकली देखिए, तोप तो इंडिया में उस समय आ चुका था, मुगल तोप को इंट्रोड्यूस कर चुके थे, अकबर ने तोप को भारत में इंट्रोड्यूस किया था। तो लेकिन यूरोपियन कंपनी जहाज़ पे पहली बार कोई यूज कर रही थी तोप को, तो वो ये पुर्तगाली थे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चूँकि आपको पुर्तगाल से भारत आने के लिए पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, मतलब अफ्रीका महादेश घूमना पड़ेगा, तो अच्छी नाव बनाने की टेक्निक भी होनी चाहिए। तो नेवल टेक्निक बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो वो नेवल टेक्निक बनाने के लिए इन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया और वो टेक्निक इन्होंने बनाई और उसको बढ़ावा दिया। चौथा चीज़, इन्होंने यूरोपियन लड़ाई के स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया, जिसको बोलते हैं यूरोपियन आर्ट ऑफ वारफेयर, जिसके तहत लोगों जो सैनिक होते थे उनका ड्रिल कराया जाने लगा। जैसे आज ड्रिल होता है, बहुत सारा 2 कंट्री मिलके 3 कंट्री मिलके युद्ध अभ्यास करते हैं, तो उसी टाइप के वो उसी समय चालू कर दिया गया पुर्तगालियों के द्वारा। और ये उन्होंने स्पेनिश मॉडल पे अपनाया, यानी कि उन्होंने यूरोपियन लड़ाई झगड़े का एक मॉडल अपनाया, जिसके तहत जो भी सैनिक थे उनको ड्रिल कराया जाता था, प्रैक्टिस कराया जाता था। और ये ड्रिल जो बेस्ड था ये स्पेनिश मॉडल पे बेस्ड था। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उन्होंने बहुत सारे सिल्वर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ के काम को बढ़ावा दिया। गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ और फिलिग्री वर्क। फिलिग्री वर्क मतलब हो गया आपका चांदी के महीन वर्क जो होते हैं। फोलिएज वर्क, फोलिएज वर्क मतलब जो आपको नक्काशी करके सजाया जाता है, पेड़ पौधों के सजाया जाता है आपको और दीवारों पे वो, और मेटल वर्क को भी उन्होंने बढ़ावा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि पुर्तगाली जो थे दे वर द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव, मतलब सबसे पहले वो आए भारत में, आप भारत छोड़ के सबसे बाद में गए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में आने वाला तो पुर्तगाली है, सब जानते हैं, लेकिन सबसे लास्ट में कौन गया, तो वो भी पुर्तगाली थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि PDEDF, आप इसको याद रखिएगा। इसी क्रम में यूरोपियन ताकतों का भारत में आगमन हुआ है। सबसे पहले P स्टैंड्स फॉर पुर्तगाली, दूसरा हो गया D स्टैंड्स फॉर डच। डच बेसिकली जो लोग थे वो रहने वाले थे आपके हॉलैंड, नीदरलैंड एक कंट्री है, उसके निवासी थे। यूरोपियन कंट्री, छोटी कंट्री है, वहाँ के रहने वाले थे। ठीक, इसमें क्या होता है, कॉर्नेलिस डे हॉटमन करके एक आदमी का नाम होता है, जो सबसे पहले पहुँचता सुमात्रा और बंताम में,
1596 में पहुंचा है, 1596 में पहुंचा है। ठीक, अब इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, यानी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड वाज फॉर्म्ड इन 1602, यानी कि डच की ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है 1602 ईस्वी में, जो कि चार्टर द्वारा बनाई जाती है। और ये चार्टर कौन इशू करता है? ये डच पार्लियामेंट इशू करता है। और इनको ताकत दिया जाता है कि आप हमारे बिहाफ पे, हमारे नाम पे आप जाके वहाँ अपना किसी के साथ संधि कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, अपना किलाबंदी कर सकते हैं, यानी इनको पूरा छूट दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो डच भारत में आते हैं और वो सबसे पहला फैक्ट्री बनाते हैं मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डच के बारे में बहुत कम चीज़ पढ़ना होता है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि डचों ने सबसे पहले अपना फैक्ट्री कहाँ बनाया? तो मसूलीपट्टनम में बनाया 1605 ईस्वी में। उसके बाद उन्होंने क्या किया, और एक चीज़ याद रखिएगा, मसूलीपट्टनम आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश। ठीक, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट जगहों पे भारत के ट्रेड सेंटर्स बनाते हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि चूंकि अब उनका भी विस्तार हो रहा है, तो वो धीरे धीरे पुर्तगालियों के लिए एक थ्रेट बनते गए, एक डर बनते गए, एक खतरा बनते गए। और वो इसी कड़ी में आगे जाके नागपट्टनम एक जगह है, या नागपट्टनम भी बोलते हैं उसको, मद्रास के नियर, यानी चेन्नई के नियर एक जगह है जिसको नागपट्टनम या नागपट्टनम कहते हैं, जिसको उन्होंने पुर्तगालियों से छीन के कब्जा कर लिया। और उसको उन्होंने साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत का अपना सबसे मजबूत इलाका, कब्जा वाला इलाका बना लिया। अब एक सवाल ये भी पूछता है एग्ज़ाम में, ध्यान रखिएगा इसको, कि डच फैक्ट्री जो भारत में इस्टेब्लिश हुई अलग अलग जगहों पे, वो कौन कौन जगह थे? तो इसको याद रखिएगा, पुलिकट फिर वहीं आंध्र प्रदेश का इलाका है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना इसका इलाका है, सूरत, बिमलीपट्टनम, कराईकल, चिनसुरा, कासिम बाज़ार बेसिकली आपका वेस्ट बंगाल में आ गया, बारानगर, पटना, बीपीएससी में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि पटना में किसका था, तो डच आपको टिक करना है, पटनम, नागपट्टनम, कोचीन। तो आप देखिएगा कि अगर मैप, आप इंडिया का मैप आपका ध्यान में है, तो आप देखिएगा कि भारत के पूर्वी कोस्ट यानी पूर्वी तट और पश्चिमी तट यानी ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, दोनों पे इनके ट्रेडिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश हो गए थे। ठीक है, डच के बारे में ये फैक्ट भी याद रखिएगा। पहला फैक्ट आपको याद रखना है कि डच ने सबसे पहले 1605 में मसूलीपट्टनम में अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया या ट्रेडिंग फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया। सेकेंड चीज़, इनका भारत के पूर्वी तट पे भी और पश्चिमी तट पे, दोनों तट पे इनके ट्रेडिंग सेंटर्स थे, फैक्ट्रीज थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, डच के बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, डच के बारे में बहुत सीमित जानना है। और एक चीज़ इसमें आता है क्या कि अगर डच ने भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों पे बना लिया था कब्जा, तो फिर उन्होंने लंबा शासन क्यों नहीं किया था? एक कारण आगे आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा, थोड़ा बहुत हम डिस्कस आगे भी करेंगे इंग्लिश वाले में, मतलब अंग्रेज़ों की कहानी में डिस्कस करेंगे कि जो डच लोग थे वो एंग्लो डच राइवलरी की वजह से भारत में हार गए अंग्रेज़ों से। मतलब क्या हुआ कि अंग्रेज और डच के बीच में हमेशा संघर्ष चलता रहा, और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो डच थे उन्होंने अपना अटेंशन, मतलब अपना ध्यान भारत से हटाकर मलाया पेनिनसुला या मलाया आर्कीपिलगो या फिर इंडोनेशिया का जो इलाका है उधर शिफ्ट कर लिया। आया समझ में? फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए इसको, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डच धीरे धीरे भारत में कब्जा कर सकते थे और कर भी रहे थे, लेकिन सवाल ये उठता कि उन्होंने क्यों भारत पे उनका लंबे दौर तक शासन नहीं हो पाया। तो एक कारण था अंग्रेज और दूसरे जो भी यूरोपियन पावर्स थे उनके बीच राइवलरी, और उनसे राइवलरी जिसकी वजह से डचों को समस्या हो रही थी। और सबसे प्रमुख इसमें था डच अंग्रेज के साथ जो दुश्मनी था, उनकी शत्रुता थी, जिसकी वजह से डचों को नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, अपना ध्यान हटाकर भारत की ओर से इंडोनेशिया की ओर चले गए वो। और होता क्या है
कि दोनों के बीच मतलब अंग्रेजों और डचों के बीच 1667 ईस्वी में एक ट्रीटी साइन होती है, कॉम्प्रोमाइज होता है, जिसके तहत अंग्रेज क्या करते हैं कि इंडोनेशिया पे जो भी उनका अधिकार था वो छोड़ देते हैं। अंग्रेज बोलते हैं कि भाई आप इंडोनेशिया पे कब्जा कर लीजिए, और डच क्या करते हैं कि डच भारत से हट जाते हैं पीछे और वो चले जाते हैं इंडोनेशिया में। क्यों? क्योंकि वो, और उनका सोच था ऐसा कि जो इंडोनेशिया है वहाँ से वो स्पाइसेस का ट्रेड करेंगे और उनको इकोनॉमिक बेनिफिट ज़्यादा होगा, उनको आर्थिक लाभ ज़्यादा होगा। वो भारत में अम्पायर बिल्डिंग के लिए नहीं आए थे, यानी कि वो यहाँ पर राज्य बनाने के लिए नहीं आए थे। और वो कालांतर में क्या करते हैं, ब्लैक पेपर जो कि काली मिर्च होती है और मसाला, अलग अलग मसाला, खासकर उसमें काली मिर्च, उसके ट्रेड को वो मोनोपोलाइज कर लेते हैं, एकाधिकार जमा लेते हैं और उससे उनको बहुत फ़ायदा होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो अगला पॉइंट है एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की वो कौन सी वस्तुएं हैं जो डच ट्रेड किया करते थे शुरू में, ये शुरू में या भारत में जब तक वो ट्रेड किया। तो याद रखिएगा, सिल्क, कॉटन, इंडिगो नील, राइस, ओपियम, ओपियम कहते हैं अफीम को, या लूज शब्दों में कहें बोलचाल की भाषा में तो गांजा होता है ओपियम बेसिकली। ठीक, एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि डच जो थे वो भारत में अंपायर बिल्डिंग के लिए नहीं आए थे, मतलब वो भारत में साम्राज्य नहीं फैलाना चाहते थे। उनका बस इतना कहना था, उनका बस इतना सोचना था कि हमको भारत से व्यापार करना है और व्यापार में हमको फ़ायदा उठाना, और इसीलिए वो अपना फोकस शिफ्ट करके उधर चले गए थे, जैसा मैंने पहले बताया। और इसी वजह से बेसिकली उनका व्यापार में भी स्पाइस जो मसाले थे उसके प्रति वो ज़्यादा रुझान रखते थे, और इसी वजह से वो भारत छोड़ के इंडोनेशिया की ओर चले गए, जहाँ पे मसालों का अच्छा उत्पादन होता था और इसकी वजह से उन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया। ठीक, अब देखिए, अब आएंगे सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लिश यानी अंग्रेज़ों की कहानी पे। PDE पुर्तगाली हो गए, D स्टैंड फॉर डच हो गए, फिर E इंग्लिश, इंग्लिश वाले पे हम आते हैं, यानी अंग्रेज़ों की कहानी पे आते हैं। देखिए, पुर्तगाली और डच के बाद तो इंग्लिश आ गए, अंग्रेज आ गए। देखिए, होता क्या है ना कि जैसे जैसे पुर्तगाली यूरोपियन मार्केट में मसाले बेच रहे थे, तो जो अंग्रेज वहाँ के लोग थे वो जब मसाले खरीदे तो उनको लगा कि हम भी इस व्यापार में क्यों नहीं आए, तो वो भी चाहते थे कि हम इस व्यापार में जल्द से जल्द आएँ ताकि वो भी ह्यूज प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। तो 1599 में क्या करते हैं वो कि एक ग्रुप बनता है इंग्लिश मर्चेंट्स का, जिसको कहते हैं मर्चेंट एडवेंचरर्स। वो मिल के कंपनी बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 1599 में, याद रखिएगा ये नाम, मर्चेंट एडवेंचरर्स एक कंपनी बनाते हैं। और इसी कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ एक के द्वारा चार्टर इशू करके व्यापार करने का अधिकार दे दिया जाता। शुरू में एक अधिकारी था कि सिर्फ इसी कंपनी को मिलेगा इंग्लैंड की तरफ से। ठीक, शुरू में 15 साल का दिया गया उनको एकाधिकार, जो कि 1609 ईस्वी में दूसरा चार्टर इशू करके आगे बढ़ा दिया जाता, अनिश्चित और अनगिनत समय के लिए, यानी कि आगे हमेशा के लिए उनको दे दिया जाता है। हालांकि आगे वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि उनके पावर को धीरे धीरे कैसे चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट कम करती है और 1833 में तो ख़त्म ही कर देती है, आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि शुरू में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 15 साल के लिए मिला था, जो कि 1609 में बढ़ा के उनके एकाधिकार को और लंबे समय तक के लिए किया गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग टाइमलाइन के द्वारा इंग्लिश एक्टिविटीज़ को समझेंगे, जो अंग्रेज़ों ने भारत में क्या क्या किया। इसको समझने के लिए हम लोग टाइमलाइन का सहारा लेंगे। टाइमलाइन का मतलब पहले कौन घटना हुई, उसके बाद कौन घटना हुई, उसके बाद कौन घटना हुई, उसके बाद कौन घटना हुई। जैसा कि मैंने अपने स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि मॉडर्न हिस्ट्री या इवन हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है टाइमलाइन अप्रोच। सबसे पहले कौन घटना हुई, उसके बाद कौन घटना हुई, जिसकी वजह से कौन सी घटना हुई।
इससे क्या होता है ना, स्टोरी पूरा क्लियर रहेगा, जो भी आपको कहानी बन रहा है वो पूर्णतः क्लियर रहेगा। देखिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हो गई। चार्टर जो इशू किया गया आपका क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा, ये भी नाम याद रखिएगा, क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि विलियम हॉकिंस पहुंचते हैं जहांगीर के कोर्ट में 1609 में। लेकिन बेसिकली देखिए वो चाहते क्या थे कि हम जहांगीर से परमिशन ले ले सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का, लेकिन वो परमिशन उनको नहीं मिल पाता। कारण क्या था, क्योंकि पुर्तगाली वहाँ पे पहले ही से बैठे थे, उनके अपोजिशन यानी उनके मना करने पे उनको वो परमिशन नहीं दिया जाता है। एकदम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में कब गए, तो 1609 ईस्वी में। अगला 1611 में क्या होता है, कैप्टन मिडल्टन जो होते हैं वो मुग़ल गवर्नर से परमिशन ले लेते हैं। कहाँ के मुग़ल गवर्नर, सूरत के। वहाँ पे वो ट्रेडिंग करने का परमिशन ले लेते हैं और उसी साल वो मसूलीपट्टनम में भी ट्रेडिंग चालू करते हैं। 1611 में मुग़ल गवर्नर, देखिए गवर्नर होते थे अलग अलग प्रांतों के, तो जो सूरत के गवर्नर थे उनसे कैप्टन मिडल्टन ने परमिशन ले लिया कि भाई हम यहाँ से अब ट्रेड करेंगे सूरत से, और उसी साल उन्होंने मसूलीपट्टनम में भी चालू किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिए। नेक्स्ट चीज़ 1613 ईस्वी में फैक्ट्री स्टैब्लिश किया गया सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट भाई ये अंग्रेज़ों में बहुत कम चीज़ है, मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसमें कि 1613 ईस्वी में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश किया। कंफ्यूज आप हो सकते हैं कि भाई 1609 ईस्वी में परमिशन जब मांगने गया तो आपको जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को दिया ही नहीं परमिशन, तो फिर 1613 में बना कहाँ। 1613 में बना इस वजह से क्योंकि उनको बीच में परमिशन मिला, लेकिन 1609 में उनको परमिशन नहीं मिला था। कारण क्या था कि वही पुर्तगालियों ने उनको रोका। तो 1611 में वो सूरत के गवर्नर से परमिशन लेके वहाँ चालू करते हैं और मसूलीपट्टनम में भी, और 1613 में वो सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब क्या होता है कि 1615 में सर थॉमस रो, जो कि अंग्रेज के किंग जो थे, वहाँ के राजा जो थे, जेम्स वन के राजदूत एम्बेसडर बन के जहांगीर के कोर्ट में आते हैं और वो चाहते थे कि एक ट्रीटी साइन हो, बिजनेस ट्रीटी, कमर्शियल ट्रीटी मुग़ल एम्परर यानी कि मुग़ल राजा के साथ, मगर उनको वो परमिशन नहीं मिलता है। और उनको बाद में 1618 में जाकर परमिशन मिलता है कि वो आगरा, अहमदाबाद और बरूच एक जगह है, वहाँ 1618 में उनको परमिशन मिलता है कि वैसे इलाकों में आप फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक, 1615 में गए कि भाई हमको एक कमर्शियल ट्रीटी, एक बिजनेस ट्रीटी आपके साथ साइन करना है ताकि हम अच्छे से सभी इलाकों पे कर सकें, लेकिन वो ट्रीटी साइन नहीं होती है। उसके बदला में क्या होता है कि आगरा, अहमदाबाद और बरूच में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए उनको परमिशन मिल जाता है। उनको इस बात का भी परमिशन मिलता है कि वो जो भारत में व्यापार होगा उसमें उनको अंदरूनी जो टैक्स लगता है, इनलैंड टॉल्स बोलते हैं उसको, अंदरूनी टैक्स उन पे नहीं लगेगा। ठीक, इसका परमिशन भी उनको 1618 ईस्वी में मिलता है। अब क्या होता है, 1616 ईस्वी में कंपनी ने पहला फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया साउथ में मसूलीपट्टनम में। कंफ्यूज नहीं होना, 1611 ईस्वी में उन्होंने वहाँ से ट्रेडिंग चालू किया था मसूलीपट्टनम से, लेकिन पहली फैक्ट्री जो उन्होंने मसूलीपट्टनम में लगाई है वो 1616 ईस्वी में लगाई है। सूरत में सबसे इम्पोर्टेंट 1613 ईस्वी में लगाया, मसूलीपट्टनम में 1616 ईस्वी में उन्होंने अपना फैक्ट्री, साउथ का पहला फैक्ट्री वहाँ पे इस्टेब्लिश किया। मसूलीपट्टनम है आपका आंध्रा में। अब क्या होता है, 1632 ईस्वी में उनको गोल्डन फरमान मिलता है। कहाँ से भाई, सुल्तान ऑफ गोलकुंडा, गोलकुंडा एक राज्य था, वहाँ से उनको फरमान मिलता है कि भाई हम आपके ट्रेड को अलाउ करते हैं, आपके ट्रेड की रक्षा करेंगे और आपकी संपन्नता की रक्षा करेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से उनको कहा जाता है कि आप यहाँ ट्रेड कीजिए, गोलकुंडा के इलाके में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसको कहते हैं गोल्डन फरमान
बाई सुल्तान ऑफ गोलकुंडा। कब इशू किया गया? 1632 ईस्वी में। 1633 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री पूर्वी भारत में हरिहरपुर और बालसोर में, जो कि उड़ीसा में है, वहाँ इस्टेब्लिश करती है। 1633 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी हरिहरपुर और बालसोर, जो कि उड़ीसा में, वहाँ अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करती है। देखिए अगला पॉइंट ये है कि 1639 ईस्वी में 1639 ईस्वी में मद्रास जो इलाका था वो चंद्रगिरी चीफ ने, मद्रास का जो इलाका था चंद्रगिरी चीफ ने अंग्रेज़ों को दे दिया। और अंग्रेज़ वहाँ पे मतलब मद्रास के इलाके में क्या करते हैं, एक किलाबंदी करते हैं, एक किला बनाते हैं जिसको उन्होंने नाम दिया फोर्ट सेंट जॉर्ज का। तो सवाल पूछा जा सकता है कि सेंट जॉर्ज का फोर्ट यानी किला कहाँ पे है? तो सेंट फोर्ट का किला आपका मद्रास में है, माफ़ कीजिएगा, सेंट जॉर्ज का किला मद्रास में है। और उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने मसूलीपट्टनम में हेडक्वार्टर स्टैब्लिश किया था उसको वो रिप्लेस कर देते हैं भाई कि हम अब मद्रास में बहुत अच्छा एक किलाबंदी कर चुके हैं, तो मसूलीपट्टनम से वो अपना हेडक्वार्टर साउथ का शिफ्ट करके चेन्नई में ले आते हैं। ठीक, चेन्नई में कहाँ? सेंट जॉर्ज के फोर्ट में। अब क्या होता है 1651 ईस्वी में, देखिए यहाँ पे घबराना नहीं है, बहुत सारा फैक्ट आ रहा है एक के बाद एक के बाद एक, इसको 2 बार 3 बार सुनना है। बुक से आप पढ़िएगा, स्पेक्ट्रम बुक में लाइन बाय लाइन लिखा है, या कोई भी किताब उठाइएगा तो उसमें दिया ही होगा। स्पेक्ट्रम से चूंकि मैं बनाया हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको पढ़िए 3 बार 4 बार। इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको मैंने अपने पीपीटी और स्लाइड्स में इंक्लूड किया। कारण क्या है कि देखिए आप जो पढ़ रहे हैं वो कहानी सिर्फ जान के कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको पूरा एग्ज़ाम फोकस स्टडी करना चाहिए कि भाई मैं अगर स्टेट पीसीएस दे रहा हूँ, बीपीएससी दे रहा हूँ, या मैं इवन यूपीएससी दे रहा हूँ, दिस वीडियो इज इक्वली बेनिफिशियल फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। मैं यहाँ पे हिंदी माध्यम में पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका फैक्ट जो है वो गलत है या इसका जो भी क्वालिटी है वो कम है, नहीं। एग्ज़ाम आप उठा के देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यूपीएससी के इन्हीं फैक्टों से, इन्हीं स्लाइड्स से हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि ध्यान से सुनना है, सब्र रखना है, बस सुनते जाइए, वीडियो देखना नहीं है आपको, बस चला दीजिए, उसको सुनिए, ध्यान से सुनिए वीडियो, उसको समझिए। कहीं पे आपको समस्या होती है तो किताब से रेफ़र लीजिए, और आपको फिर भी समस्या होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा बहुत जल्द। तो इसमें उबना नहीं है, मेरे कहने का सिंपल मतलब ये है कि उबना नहीं है कि बहुत सारे फैक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे डेट्स आ रहे हैं, धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, 1651 में कंपनी को परमिशन दिया जाता है कि हुगली, कासिम बाजार, पटना और राजमहल में वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब व्यापार कर सकते हैं। अब रुकिए, पहले एक बार रिवीजन करते हैं अंग्रेज़ों के साथ क्या क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने क्या क्या किया, वापस आते हैं। देखिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। चार्टर एक्ट नहीं था, चार्टर जो क्वीन एलिजाबेथ I ने इशू किया। फिर विलियम हॉकिंस पहुंचे 1609 में जहांगीर के कोर्ट में। पहुंचते ही उन्होंने फरियाद लगाया भाई कि हमको सूरत में फैक्ट्री बनाने दिया जाए, लेकिन पुर्तगालियों के मना करने की वजह से उन्होंने मतलब जहांगीर ने परमिशन नहीं दिया। सेकेंड चीज़, माफ़ कीजिएगा, थर्ड चीज़ कि 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने सूरत में वहाँ के गवर्नर से परमिशन ले लिया, भाई हम इसको ट्रेडिंग करना चाहते हैं सूरत में, और उसी साल उन्होंने मसूलीपट्टनम में भी चालू किया। फिर 1613 में सूरत में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री लगाई। उसके बाद 1615 में थॉमस रो, जो कि किंग जेम्स I के एम्बेसडर थे, राजदूत थे, वो जहांगीर के कोर्ट में पहुंचे और उनके साथ एक कमर्शियल ट्रीटी, एक कमर्शियल एग्रीमेंट, एक बिजनेस एग्रीमेंट करना चाहते थे, मगर जहांगीर ने मना कर दिया। लेकिन उनको परमिशन दिया गया कि वो आगरा, अहमदाबाद और भरूच में उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्या फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन ये परमिशन 1618 में दिया गया, और साथ ही उनको कहा गया कि आप इन इलाकों में ट्रेडिंग कीजिए, आप पे जो अंदरूनी कर लगते हैं उन इलाकों में, वो कर आपको नहीं देना है। अंदरूनी कर और
बाहरी कर का मतलब समझिए, देखिए बाहरी कर मतलब अगर आप किसी टेरिटरी में घुस रहे हैं बाहर से तो आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे आज के इलाके में हमारे आज के टाइम में हमारे कंट्री में कस्टम ड्यूटी लिया जाता है। जब बाहर से कोई सामान आता है किसी दूसरे कंट्री का तो कस्टम ड्यूटी लगता है, या इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसी तरीके से बाहरी कर के बारे में उन्होंने नहीं कहा कि भाई अंदरूनी कर जो लगेगा, जो राज्य खुद लगाएगा, उनसे आपको मुक्त किया जाता है, वो आपको नहीं देना है। उसके बाद 1616 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में उनकी फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है। किन की? ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज़ों की। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के राजा के द्वारा गोल्डन फरमान मिलता है कि भाई आप हमारे इलाके में ट्रेडिंग कीजिए, हम आपको सेफ्टी देंगे, सुरक्षा देंगे। 1633 ईस्वी में हरिहरपुर और बालसोर जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पे पूर्वी भारत का या ईस्टर्न इंडिया का पहला फैक्ट्री इस्टेब्लिश होता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर एग्जाम में पूछा जाता कि ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों के द्वारा जो बनाई गई थी उसने सर्वप्रथम पूर्वी भारत में कब अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की? तो 1633 ईस्वी में हरिहरपुर और बालसोर उड़ीसा में वहाँ। उसके बाद चंद्रगिरी चीफ क्या करते हैं? 1639 ईस्वी में अंग्रेज़ों को मद्रास का इलाका दे देते हैं और अंग्रेज़ क्या करते हैं, वहाँ पे सेंट जॉर्ज का एक किला बनाते हैं, फोर्ट बनाते हैं। और मसूलीपट्टनम जो कि पहले मेन हेडक्वार्टर हुआ करता था उनका दक्षिण भारत में, अब उस हेडक्वार्टर को वो शिफ्ट करके ले आते हैं चेन्नई यानी कि मद्रास के उस फोर्ट में जिसका नाम है सेंट जॉर्ज। ठीक, अब क्या होता है, 1651 में कंपनी को परमिशन दिया जाता है कि आप हुगली, कौन कंपनी को? ईस्ट इंडिया कंपनी को हुगली, कासिम बाजार, पटना और राजमहल में ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब व्यापारिक गतिविधियां कर सकते हैं। एक चीज़ अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, अब ये चीज़ आपको मतलब फैक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये समझ इम्पॉर्टेंट है कि बॉम्बे पर अंग्रेज़ों ने कैसे कब्जा किया। चेन्नई पे, मद्रास पे आपने देखा कि कब्जा कैसे किया उन्होंने, अब बॉम्बे पे कब्जा कैसे किया। देखिए होता क्या है कि 1662 ईस्वी में ब्रिटिश किंग, जो अंग्रेज का एक राजा था, चार्ल्स सेकंड, उसकी शादी होती है पुर्तगाली राजकुमारी जिसका नाम था कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा। ठीक, उससे शादी होती है चार्ल्स सेकंड की। चार्ल्स सेकंड ब्रिटिश राजा था और उसको दहेज में एज डॉरी बॉम्बे आइलैंड गिफ्ट कर दिया जाता है। बॉम्बे आइलैंड जो था, पहले बॉम्बे एक आइलैंड ग्रुप में था, अभी भी है, वैसा नहीं है, बॉम्बे का विस्तार हुआ है बेसिकली। ठीक, तो जो बॉम्बे है वो बॉम्बे चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों के द्वारा गिफ्ट कर दिया जाता। तो वो बॉम्बे जो जगह पहले पुर्तगालियों के पास थी, अब वो अंग्रेज़ों के पास आ गई और अंग्रेज उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। ठीक, और 1667 ईस्वी में इन 1667 अंग्रेज क्या करते हैं, एक ट्रेडिंग का फरमान ले लेते हैं। किससे? औरंगजेब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि औरंगजेब से, क्योंकि औरंगजेब देखिए थोड़ा क्रूर टाइप का था, थोड़ा धार्मिक असहिष्णुता का परिचय देता था, इसलिए ये क्वेश्चन उठता है कि अंग्रेजों को औरंगजेब ने परमिशन कब दिया। तो 1667 ईस्वी में बेसिकली देखिए ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए परमिशन दिया था। क्रिश्चियन मिशनरी को परमिशन नहीं मिला था कि भाई आप आके हमारे यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, ऐसा कोई बात नहीं था। बस ट्रेड करने के लिए अंग्रेज़ों को औरंगजेब ने 1667 ईस्वी में परमिशन दिया कि भाई आप बंगाल में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बॉम्बे था, जब पुर्तगालियों ने दहेज में अंग्रेज़ों को दे दिया तो वो बॉम्बे वहाँ की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द कर दिया। और 1687 ईस्वी में बॉम्बे को बनाया जाता है हेडक्वार्टर वेस्टर्न प्रेसिडेंसी, मतलब कि जो पहले उनका सूरत में देखिए भारत के पश्चिमी तट में आप देखिएगा तो सूरत एक इलाका है, तो सूरत जो उनका मेन इलाका होता था पश्चिमी तट पे, उसको उन्होंने बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया। यानी जैसा उन्होंने साउथ में यानी दक्षिण में किया कि मसूलीपट्टनम से अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया
चेन्नई में, मद्रास में। उसी तरीके से यहाँ पर भी उन्होंने सूरत से अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया बॉम्बे में। तो यहाँ पे देखिए आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि 3 मेन जगह थे बेसिकली जिस पे कब्जा होने की वजह से अंग्रेज़ों को बहुत फ़ायदा मिला। एक हो गया मद्रास, एक हो गया बॉम्बे और दूसरा हो गया बंगाल। तो इन 2 जगहों पे उनका कब्जा हो चुका है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। नहीं हुआ तो आप वीडियो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि बॉम्बे पर उन्होंने कब्जा कर लिया और यहाँ पे कब्जा कर लिया, मतलब मद्रास पे कब्जा कर लिया। अब वो बंगाल पे कब्जा करना चाह रहे थे। और हमने देखा पहले कि बंगाल में भी ट्रेडिंग का उनको परमिट मिल चुका था 1667 ईस्वी में। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। अब क्या होता है कि 1691 ईस्वी में मुगल्स और इनके बीच, अंग्रेज़ों के बीच कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाता है, मतलब कि कुछ टकराहट होती है, जिसकी वजह से 1691 में हुगली में इन्होंने हल्का फुल्का एक बेस बनाया था। अभी कब्जा नहीं किया था लेकिन एक बेस बनाया था। उस पर ये हमला कर देते हैं, उस पर उसको सीज कर देते हैं, उस पर रेड मारते हैं और उनको भगा दिया जाता है, अंग्रेज़ों को वहाँ से भगा दिया जाता है। तब क्या होता है, एक जॉब चेरनॉक नाम का अंग्रेज होता है जो मुग़लों के साथ एक नेगोशिएशन करता है, एक बातचीत करता है 1691 ईस्वी में। वो कहता है कि भाई आप हमको ट्रेडिंग का एक्टिविटी जो आपने हमारा रोक दिया है बंगाल में उसको वापस हमको दे दीजिए। हम इसके बदले आपको 3000 रुपया देंगे प्रति साल। उसमें 3000 रुपया बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो वो कहता है कि भाई आपने हमारे एक्टिविटीज़ को रोक दिया है, ख़त्म कर दिया बंगाल में, और हुगली बेस हमारा सीज कर लिया है, उसको पकड़ लिया है। हमको क्या कीजिए, हम लोग जो भी है बातचीत करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, और इसके बदले में आप हमको यहाँ पे व्यापार करने का दे दीजिए ऑर्डर, और हम लोग इसके बदले 3000 आपको प्रति साल देंगे। तो सुल्तानती एक जगह है जो उनको मिलता है कि आप यहाँ पे एक ट्रेडिंग कर सकते हैं। सुल्तानती कहाँ भाई? वेस्ट बंगाल में ही। ठीक, सुल्तानती एक जगह का नाम है, ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है कि 1700 ईस्वी में 3 गांव थे बेसिकली सुल्तानती, जैसा मैंने अभी जिक्र किया। एक विलेज था, गांव था सुल्तानती, गोविंदपुर और कालिकता, तीनों को मिलाकर मॉडर्न जो कलकत्ता है उसकी नींव रखी जाती है, आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी जाती है। ये तीनों गांव थे, इन्हीं के आसपास के इलाका आज मिलकर सब, और ये इलाके मिलकर कलकत्ता बने हैं। तो 1700 ईस्वी में क्या करते हैं, ये डेवलपमेंट की वजह से ये इनका विस्तार होने लगता है, इन तीनों गाँव का विस्तार होने लगता है। और चूँकि अब डेवलपमेंट हो रहा है तो उनको डर था कि भाई हम कैसे अपना बचाव करेंगे। तो वो क्या करते हैं, इन इलाकों में, मतलब सुल्तानती, गोविंदपुर और कालिकता के इलाकों में फोर्टिफिकेशन चालू कर देते हैं। फोर्टिफिकेशन मतलब किलाबंदी चालू कर देते हैं, किला बनाने लगते हैं। और यहाँ पे वो किला बनाते हैं सेंट फोर्ट विलियम का। फोर्ट विलियम यहाँ पर बनता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज आपका मद्रास में बना, फोर्ट विलियम आपका बना कलकत्ता में। और ये क्या होता है, ये सबसे बड़ा ताकत बन जाता है अंग्रेज़ों का। और 1911 तक यही ब्रिटिश पावर का केंद्र होता है। 1911 तक क्यों? क्योंकि 1911 में वो शिफ्ट करके कलकत्ता से दिल्ली आ जाते हैं। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है कि 1717 ईस्वी में मुग़ल एम्परर, मुग़ल राजा फ़र्रुखसियार एक फरमान इशू करता है जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ ट्रेड कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, मैग्ना कार्टा ऑफ ट्रेड कहते हैं कंपनी को। उसमें ये कहा जाता है कि आपको हम अलग अलग टाइप के छूट दे रहे हैं। कहाँ कहाँ भाई? बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में, ताकि आप व्यापार खुल के कर सकें। 1717 ईस्वी में मुग़ल राजा फ़र्रुखसियार के द्वारा एक रॉयल फरमान दिया जाता है जिसको शाही फरमान कहते हैं कि भाई आप ट्रेड कीजिए बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में, जिसके लिए हम आपको कंसेशन देते हैं। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। 1717 ईस्वी में फ़र्रुखसियार का शाही फरमान या रॉयल फरमान आया था जिसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ ट्रेड बोलते हैं। ठीक,
इसमें क्या क्या बात कही गई, इसमें कहा गया कि जो भी कंपनी है उन पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर जो भी लगता है, यानी कि जो भी वो कुछ इंपोर्ट करते हैं, मतलब आयात करते हैं या निर्यात जो भी करते हैं, उस पर जो कर लगता है वो कर अब नहीं लगेगा। दूसरा बात कहा गया कि उनको पास इशू करने का परमिशन दिया गया कि भाई आप ट्रांसपोर्ट करते हैं कोई सामान का यहाँ से वहाँ, तो आपको इस पर कर न लगे, इसके लिए वो पास इशू कर पास आप दीजिए इनको, ताकि आप पे कर न लग सके, और उसको दस्तक सिस्टम भी कहा जाता है। उसके बाद बोला गया कि हैदराबाद में आप ट्रेडिंग कीजिएगा, व्यापार कीजिएगा, तो आप पे कोई भी कर नहीं लगेगा। चौथी बात कही गई कि जो भी क्वाइन, मतलब जो भी सिक्के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने तरफ से जारी करेगी या उसको मिंट करेगी, मतलब बनाएगी, वो पूरे मुग़ल अम्पायर में, मतलब पूरे मुग़ल राज्य में, मुग़ल साम्राज्य में वो चलेगा, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। एक तरीके से ये हुआ कि मुग़ल ने अपने मुद्रा के साथ अंग्रेज़ों के सिक्कों को भी चलाने का परमिशन दे दिया। ठीक, अब यहाँ पे आता है इनका ये सब ट्रेडिंग एक्टिविटी। अब इसके बाद अंग्रेज़ों का जो मेन लड़ाई होता है वो लड़ाई होता है फ्रेंच के साथ, मतलब फ्रांसीसियों के साथ। तो उसको हम लोग फ्रांसीसियों की कहानी में देखेंगे, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे, कार्नेटिक वार के नाम से। एंग्लो फ्रेंच वार, मतलब एंग्लो फ्रेंच वार को हम लोग कार्नेटिक वार के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग स्टोरी ऑफ फ्रेंच में देखेंगे। ठीक, अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आए पुर्तगाली, उसके बाद आए डच, उसके बाद आए इंग्लिश, और उसके बाद आए डेन्स। डेन्स डेनमार्क के रहने वाले थे। इनसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा ये 3-4 फैक्ट है, इसी को आपको ध्यान रखना, इसी के आसपास क्वेश्चन घूमेगा। हालांकि इसे नहीं पूछा जाएगा, तो बस एक बार देख लेते हैं क्या कहता है ये सब, कि जो डानिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वो 1616 ईस्वी में बनाया गया। डानिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था 1616 ईस्वी में बनाया गया। एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आप यूपीएससी का क्वेश्चन मतलब देखिएगा तो उसमें पूछता है कभी कभी क्रोनोलॉजी सजाने के लिए। तो अगर इस टाइप से पूछ दिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डानिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब कब इस्टेब्लिश हुए, तो ईयर याद रखिएगा। ईयर याद रखिएगा कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एक बार में दिमाग में बैठ जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बना 1602 ईस्वी में। ठीक, डानिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना है आपको 1616 ईस्वी में, और सबसे लास्ट में बना है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1664 में बनता है, लुइस 14 के शासनकाल में। वहाँ का राजा हुआ करता था वो, कोलबर्ट के द्वारा। देखेंगे आगे हम लोग। ठीक, याद रखिएगा इसको। अब देखिए, उनका सेटलमेंट बेसिकली चेन्नई और बंगाल में श्रीरामपुर है, श्रीरामपुर एक जगह है, उसके आसपास हुआ करता था। त्रंकुबर एक जगह था चेन्नई के आसपास, उस वहाँ पे, और श्रीरामपुर बंगाल में। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको उतना गौर नहीं करना। हाँ, एक चीज़ याद रखना कि अगर ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, हालांकि पूछेगा कि नहीं पूछेगा इसकी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है, लेकिन अगर इसमें कुछ पूछेगा तो ये चांसेस ज़्यादा है कि वो बेसिकली यहाँ पे क्रिश्चियनिटी के प्रमोट के लिए आए थे। क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए वो चाहते थे कि क्रिश्चियन धर्म का, ईसाई धर्म का प्रमोट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको प्रमोट करने के हिसाब से वो भारत में आए थे। तो दे वर द फॉरमोस्ट प्रमोटर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। और सेकंड चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान में रखिएगा कि डानिश जाते जाते अपना जो ब्रिटिश, माफ़ कीजिएगा, डानिश जो डेन्स के लोग थे, वो जाते जाते जो भी अपना टेरिटरी या फैक्ट्री या जो भी इलाका उन्होंने बनाया, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेचते हुए चले गए। यानी कि वो यहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए नहीं आए थे। उनका मेन पर्पस था कि भाई हमको क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना है, इसलिए हम लोग चलते हैं। तो आए, और जाते जाते वो अपने सारे इलाके जो भी फैक्ट्री था उसको वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेचकर चले गए। अब आते हैं यहाँ पे फ्रेंच पे। देखिए, फ्रेंच जो है वो सबसे लास्ट यूरोपियन पावर था जो इंडिया में आया,
और सबसे लास्ट में इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1664 ईस्वी में। कोलबर्ट ने प्रमोट किया था। कोलबर्ट एक बेसिकली बहुत ही फेमस मिनिस्टर था, बहुत ही फेमस था वो, लुइस 14 का। तो कोलबर्ट के द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को इनिशियली मतलब शुरू में 50 वर्ष का एकाधिकार दिया गया। फ्रेंच ट्रेड आप कीजिए, आप हमारी तरफ से कोई नहीं जाएगा, आप सिर्फ 50 साल, आपको ही सिर्फ 50 साल के लिए एकाधिकार दिया जाता है कि आप भारत के इलाकों में जाइए, इंडियन और पैसिफिक ओशन में मतलब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के इलाकों में जाइए और वहाँ पे व्यापार कीजिए। ठीक, याद कीजिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के केस में मात्र 15 साल का दिया गया था उनको शुरू में मोनोपोली एकाधिकार। बाद में उसको एक्सटेंड किया गया 1609 ईस्वी में। इसको 1664 ईस्वी में बनाया गया और इसको 50 वर्ष का दिया गया। सवाल आप लोग सोच सकते हैं भाई उसको शुरू में 9 वर्ष का दिया गया, इसको 50 वर्ष का। बड़ा सिंपल सा चीज़ है कि देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही बाद में इस्टेब्लिश हुई 1664 ईस्वी में। तो 1664 ईस्वी में इस्टेब्लिश होने की वजह से इसको, चूँकि पहले से ही यूरोपियन कंपनी जो भी पहले की थी, जैसे मान लीजिए ब्रिटिश था या डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी या डानिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने यहाँ पे भारत पे कब्जा कर लिया था। तो इस केस में समय लगना था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो भारत में जो पहले से कब्जा किए हुए उनको हटाए या उनके बाज़ारों पे जाके कब्जा करे। तो इसमें समय लगना था, तो इसी वजह से इनको 50 वर्ष का एक्सटेंडेड पीरियड, लंबा अवधि दिया गया। अब क्या होता है, एक आदमी का नाम मैं बोलूँगा, उसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो फैक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है कि 1667 ईस्वी में सूरत में एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। इस्टेब्लिश करने वाला का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रैंकोइस कैरोन नाम है, फ्रैंकोइस कैरोन। ठीक, उसको एक बार 2 बार सुनिए, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। 1667 ईस्वी में सूरत में एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है फ्रेंच की, ठीक, फ्रैंकोइस कैरोन के द्वारा। ठीक, 1669 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री, मतलब दूसरी तो नहीं मैं बोलूँगा, मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है 1669 में। इसको इसलिए याद रखना क्योंकि जैसे एग्ज़ाम में कभी कभी क्या पूछता है ना कि मसूलीपट्टनम में अंग्रेज़ों ने कब फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, तो आपको ध्यान में आएगा अच्छा 1613 ईस्वी में। मसूलीपट्टनम में फ्रेंच ने कब फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, तब आपको ध्यान आएगा अच्छा 1669 ईस्वी में। तब आपको ध्यान आएगा कि भाई पुर्तगालियों ने कब किया। तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब ये एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इस टाइप से तोड़ के आपको बता रहा हूँ कि 1669 ईस्वी में फ्रेंच फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई मसूलीपट्टनम में। उसके बाद क्या होता है कि 1673 में फ्रेंच कंपनी जो होती है वो मुग़ल सूबेदार जो बंगाल के होते हैं, मतलब वही गवर्नर शाइस्ता खान होते हैं, उनसे परमिशन ले लेती है कि भाई चंदर नगर एक जगह है कलकत्ता में, वहाँ पे वो टाउनशिप इस्टेब्लिश कर सके, वही फैक्ट्री टाइप का, और उसके आसपास अपने लोगों को बसा सके, रख सके, ताकि ट्रेडिंग करने में सहूलियत हो। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बंगाल जो है उस समय बहुत ही रिच, बहुत ही संपन्न प्रांत माना जाता था। इट वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट वेल्दिएस्ट प्रोविंस ऑफ इंडियन टेरिटरी, सो इट वॉज क्वाइट नेचुरल फॉर एनी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इस्टेब्लिश और टू हैव एन इंटेंट टू इस्टेब्लिश फैक्ट्रीज ओवर देयर। तो इसलिए सब लोग चाहते थे कि चूँकि संपन्न है वो इलाका, इसलिए हमारा ट्रेडिंग अच्छे से होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे हमारे सामान और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बाज़ार मिलेगा। इसलिए सब लोग चाहते थे कि बंगाल में हमको ट्रेडिंग का वो मिले। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अंग्रेज़ों को मिला है 1667 ईस्वी में, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। 1673 ईस्वी में इन्होंने लिया है, फ्रेंच ने लिया है बंगाल में व्यापार करने का परमिशन। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि 1674 ईस्वी में पौंडीचेरी, इनको पौंडीचेरी बेसिकली एक इलाका था, उस टाइप से डेवलप नहीं है जैसा आज डेवलप था, तो इनको 1673 ईस्वी में मिलता है और ये उसको बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप करते हैं। 1674 ईस्वी में पौंडीचेरी को स्थापना होती है और ये फ्रेंच का सबसे स्ट्रॉन्ग
इलाका वाला कब्जा बन जाता है। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि पौंडीचेरी पर सबसे स्ट्रॉन्ग कब्जा किसका था, तो फ्रेंच का था। ठीक, याद रखिएगा, फ्रांसीसियों का था। इसके अलावा माहे, कराईकल, बालसोर और कासिम बाज़ार में भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी ट्रेडिंग सेंटर यानी कि व्यापार करने का केंद्र इस्टेब्लिश करती है। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अब इस पूरे टॉपिक जो भी बड़ा सेक्शन था उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब हम लोग लास्ट में आ रहे हैं, एंग्लो फ्रेंच वार, या इसको कार्नेटिक वार कहते हैं, यानी आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। 3 लड़ाइयाँ हुई है, कर्नाटिक या कर्नाट भी बोलते हैं हिंदी में, कार्नेटिक भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, इसमें 3 लड़ाइयाँ हुई है। तो पहला बेसिकली देखिए ऐसा समझिए कि अलग अलग कंपनियां भारत में अब आ चुकी हैं, इसमें प्रमुख है अंग्रेज़ों की कंपनी और फ्रांसीसियों की कंपनी। तो दोनों में टकराहट तो होना ही है, क्योंकि बाज़ार एक ही है, तो बाज़ार में वो अपना ट्रेड करेंगे तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा हमारा हो। तो इस ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करने के चक्कर में वो आपस में टकराती थी। तो इसी टकराहट को नाम दिया गया एंग्लो फ्रेंच वार या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, और इसको कर्नाटिक का युद्ध कहते हैं, कर्नाट का युद्ध कहते हैं, या कार्नेटिक वार कहते हैं। 3 लड़ाइयाँ हुई है टोटल। फर्स्ट कार्नेटिक वार, प्रथम कार्नेटिक युद्ध हुआ है जो 1740 से 48 में हुआ। कुछ किताबों में इसको 1744 से 48 भी देता है, लेकिन मैं स्पेक्ट्रम फॉलो कर रहा हूँ, इसमें 1740 से 48 दिया, उसको हम लोग मान के चलेंगे सही। देखिए हुआ क्या, ठीक है, तो हम लोग थे कि फर्स्ट कार्नेटिक वार स्टार्ट हुआ 1740 से 48 में तक हुआ। देखिए इसमें हुआ क्या कि एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, यानी कि जो ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाई चल रही थी या आपस में दुश्मनी थी यूरोप में, उसमें था एक ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, मतलब ऑस्ट्रिया में लड़ाई के बाद कौन उस पर कब्जा करेगा, कौन उस पर बैठेगा, इस बात की शत्रुता चल रही थी अंग्रेज़ों और फ्रांस में। उसकी वजह से वहाँ पे लड़ाई चालू हो जाता है। अब लड़ाई वहाँ पे चालू हुआ तो यहाँ पे भी दोनों लड़ने लगे, मतलब कि यूरोप में जैसे ही लड़ाई चालू होता है, दोनों की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में भी लड़ना चालू कर देती है। ठीक है, भारत में जैसे ही लड़ाई होता है मतलब तो इनकन्क्लूसिव वार होता है, मतलब कि कोई इसका खास नतीजा नहीं निकल पाता है, और ये ख़त्म हो जाती है ट्रीटी ऑफ एक्सा-ला-चैपल के द्वारा। ट्रीटी ऑफ एक्सा-ला-चैपल इंपॉर्टेंट है, 1748 ईस्वी में साइन किया गया है। और इसके तहत क्या होता है कि जो मद्रास था जिस पे अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ करता था, उसको इस लड़ाई के दौरान फ्रेंच लोगों ने कब्जा कर लिया था, तो उसको वापस कर दिया जाता है। अर्थात जो मद्रास का इलाका फ्रेंच के द्वारा वापस कर दिया जाता है अंग्रेज़ों को, और इसके बदले में फ्रेंच लोगों को नॉर्थ अमेरिका जो महादेश है उसका टेरिटरी वापस मिल जाता है। इसमें याद रखिएगा कि ये जो लड़ाई हुई है फर्स्ट कार्नेटिक वार, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल हुआ था। बैटल छोटा लड़ाई का मतलब छोटा रूप, जिसमें वार क्या होता है लंबा चलता है, और लड़ाई जो बैटल की बात हो रही है वो छोटी लड़ाई की बात हो रही है। तो एक बैटल ऑफ सेंट थॉमस मद्रास में लड़ा गया था, जिसमें फ्रेंच फोर्स थे एक साइड और दूसरे साइड में था नवाब ऑफ कार्नेटिक, जो कि अंग्रेज़ों का एक साथी था जिसको अंग्रेज़ों ने मदद किया था। तो इन दोनों के बीच लड़ाई चली थी। तो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है कि बैटल ऑफ सेंट थॉमस किसके बीच लड़ा गया, तो बैटल ऑफ सेंट थॉमस लड़ा गया, एक साइड थे फ्रेंच फोर्सेज और दूसरे साइड था अनवरुद्दीन नवाब ऑफ कार्नेटिक, जो कि अंग्रेज़ों का साथी था। एक चीज़ आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि कर्नाट क्या होता है। कर्नाट देखिए बेसिकली एक जगह है, अंग्रेज जो थे वो कर्नाट कहते थे कोरोमंडल तट को, उसके आसपास के इलाके को कर्नाट कहते थे, कार्नेटिक कहते थे। तो वहीं उसी से संबंधित है आगे ये सब लड़ाइयाँ, आगे पीछे उसी इलाके में हुई है सभी लड़ाइयाँ अधिकतर, तो उसको इसी वजह से नाम दिया गया कार्नेटिक वार। सेकेंड कार्नेटिक वार लड़ा गया है 1749 से 54 में, जो कि रीजनल डायनेस्टीज की वजह से लड़ाई हुई। देखिए हुआ क्या कि हैदराबाद में नसीर जंग और मुजफ्फर जंग में लड़ाई चल रहा था कि हम दोनों में
के बाद हम दोनों में अगला नवाब कौन बनेगा। वहाँ का जो नवाब था निज़ामुल मुल्क, उसकी लड़ाई उसकी मौत हो गई थी। तो ये पूछा जा रहा था, मतलब ये आपस में चर्चा का विषय था कि इन दोनों में कौन बनेगा अगला नवाब। तो इन दोनों में लड़ाई चल रहा था नसीर जंग और मुजफ्फर जंग में। उसी तरीके से कार्नेटिक के इलाके में अनवरुद्दीन और चंदा साहिब में भी लड़ाई चल रहा था कि अगला कार्नेटिक का राजा या कर्नाटक का साम्राज्य कौन देखेगा। अब क्या होता है कि जो फ्रेंच होते हैं वो मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को इन दोनों जगहों पे सपोर्ट करते हैं, और अंग्रेज़ जो होते हैं वो नसीर जंग और अनवरुद्दीन को सपोर्ट करते हैं। तो एक तरीके से जो लड़ाई चंदा साहिब और अनवरुद्दीन या फिर नसीर जंग या मुजफ्फर जंग के बीच थी, वो लड़ाई अब अंग्रेज़ों और फ्रेंच के बीच चालू हो जाती है और इसी में दोनों लड़ते हैं। देखिए एक चीज़ समझ सकते हैं आप कि ये लड़ाई क्यों सपोर्ट किया गया। सपोर्ट इसलिए किया गया क्योंकि ये इलाके जो थे इम्पोर्टेंट थे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब यहाँ पे व्यापार बहुत अच्छा होता था और हो सकता था, और पोर्ट जो पूर्वी तट है उसके पोर्ट पे भी लोग का कब्जा था। तो ये लोग चाहते थे कि भाई हम सपोर्ट करके अपने राजा को, मतलब हमारे सपोर्ट से जो राजा बनेगा उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार ले सकें, इसलिए हम अपना सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं और हमारा ही आदमी बैठे ताकि हमको व्यापार में मुनाफा हो सके। इसलिए ये लोग अपने आदमी को बैठाना चाहते थे, सपोर्ट करते थे। लेकिन ये लड़ाई भी इनकन्क्लूसिव होता है, मतलब इसका कोई निर्णय नहीं निकलता और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन की जाती है 1755 ईस्वी में। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जो फ्रेंच पावर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा लॉसेस सहता है। लड़ाई का कोई निर्णय नहीं निकल पाता है, लेकिन इनडायरेक्टली क्या होता है, बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति होती है फ्रांसीसियों को, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो एक पावरफुल गवर्नर होता है, किसका, फ्रेंच का, जिसका नाम होता है डुप्लेक्स, उसको बुला लिया जाता है वापस फ्रांस कि भाई आप अब वहाँ पे फेल हो गए हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए आप वापस आ जाइए, हम आपको गवर्नर के रूप में आप स्वीकार नहीं करते हैं, आप वापस आ जाइए। तो फिर डुप्लेक्स को वापस बुला लिया जाता है। इसी तरीके से थर्ड कार्नेटिक वार क्या होता है 1758 से 63 में चलता है। देखिए थर्ड कार्नेटिक वार निर्णायक होगा, इसको समझिएगा ध्यान से। 1756 में क्या हुआ कि ब्रिटेन और फ्रांस में, यूरोप में ही एक लड़ाई छिड़ गया जिसको 7 ईयर वार कहते हैं, 7 वर्ष का युद्ध 1756 से 63 तक चला। जैसे ही ये लड़ाई वहाँ चालू होती है, उसी का देखा देखी, चूँकि लोगों का जो जुड़ाव था अपने कंट्री से था, तो ट्रेडिंग कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोनों कंट्री की, वो भारत में भी लड़ना चालू कर देते हैं और इसकी वजह से थर्ड कार्नेटिक वार होता है। इस लड़ाई के दौरान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लड़ाई लड़ी गई है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ वांडीवास, मतलब वांडीवास का युद्ध। वांडीवास एक जगह है, उसका युद्ध 22 जनवरी 1760 को। ये लड़ाई में क्या होता है कि ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर जो था उसका नाम था आयरकुट, ये आयरकुट जो बोल लीजिए वो था, और फ्रेंच मिलिट्री ऑफिसर था काउंट डी लैली। दोनों के बीच लड़ाई होती है और इसमें क्या होता है, अंग्रेज जीत जाते हैं। दिस वार, इसको ख़त्म किया जाता है ट्रीटी ऑफ पेरिस के द्वारा 1763 ईस्वी में। और इसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज क्या कहते हैं कि आप सिर्फ, चूँकि अंग्रेज जीत चुके हैं तो फ्रेंच को कहते हैं कि आप सिर्फ अपना ट्रेडिंग पर्पस से या कमर्शियल पर्पस से ही आप अपना भारत का सेटलमेंट जो भी इलाका आपने जीता है उसको यूज कर सकते हैं। आप अब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कुछ नहीं करेंगे, कोई भी नए इलाके में आप नहीं जाएंगे और आप किसी भी इलाके की किलाबंदी नहीं करेंगे। किलाबंदी नहीं करेंगे इसका मतलब ये होगा कि अंग्रेज जब चाहेंगे आप पे निगरानी रख सकते हैं, जान सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। किसी रीजनल ताकत, मतलब किसी रियासत के साथ, किसी लोकल पावर के साथ, लोकल लीडर के साथ मिलकर आप अंग्रेज़ों से लड़ तो नहीं रहे। इस बात का उन्होंने अंग्रेज़ों से ट्रीटी ऑफ पेरिस में साइन कराया। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बैटल है, क्योंकि अब अंग्रेज फ्रेंच को हरा चुके हैं और वही सबसे बड़े इनके
राइवल थे, सबसे बड़े शत्रु थे। तो एक तरीके से अब भारत का जो ज़मीन है, भारत का जो टेरिटरी है, भारत का जो इलाका है, उस पर पूरा का पूरा कब्जा अंग्रेज़ों का हो गया, क्योंकि उन्होंने फ्रेंच को हरा दिया। देखिए, और जो पावर थे डच पावर, उसको उन्होंने पहले ही हरा दिया था। एक लड़ाई हुई थी 1759 ईस्वी में, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ बिदर। ठीक, इस बैटल ऑफ बिदर में अंग्रेज़ों ने डच को हरा दिया था पहले ही, और फ्रेंच को अब हराया उन्होंने थर्ड कार्नेटिक वार में 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के द्वारा सारा मामला सुलझा लिया कि भाई आप फ्रेंच लोग यहाँ पे अब व्यापार जो करना है आप कीजिए, लेकिन आप नए इलाकों में नए सेटलमेंट को आप किलाबंदी नहीं कर सकते, नए पॉलिटिकल इलाकों में आप नहीं घुस सकते, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो एक तरीके से क्या किया, अंग्रेज़ों ने फ्रेंच के ताकत को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और पहले ही 1759 में बैटल ऑफ बिदर में वो डच को हरा चुके थे। और डानिश को कुछ मतलब नहीं था, डानिश मतलब डेंस के लोगों को कुछ खास मतलब था नहीं एम्पायर बिल्डिंग से, वो तो क्रिश्चियनिटी के प्रमोट के लिए आए थे, वो पहले ही साइड थे। और पुर्तगाली जो सबसे शुरू में आए थे, उन्होंने इंडोनेशिया के इलाके में जाकर अपना मसालों का व्यापार जारी रखना स्वीकार किया और अंग्रेज़ों से दूर हो गए। तो एक तरीके से अब भारत में जो बचा एकमात्र सुपर पावर, या एकमात्र सुपर पावर नहीं, यूरोपियन पावर, वो अंग्रेज ही थे, क्योंकि बाकी लोग अलग अलग वजहों की वजह से साइड होते चले गए। तो एक तरीके से अंग्रेज़ों का आधिपत्य भारत में इस्टेब्लिश हो गया। अब कुछ कारण जानते हैं कि अंग्रेज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट क्यों सक्सेसफुल हुए, क्यों सफल हुए। क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी पावरफुल थी, लेकिन फिर भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों के मुकाबले क्यों हार गई। देखिए, प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट, इसमें समझना ये है कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, यानी अंग्रेज़ों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो प्राइवेट बॉडी थी, उस पर सरकार का कंट्रोल नहीं था। ठीक, मतलब कंट्रोल नहीं था, इसका कहने का मतलब ये था कि हाँ, ओवरऑल कंट्रोल तो उनका रहेगा ही, लेकिन जो भी डिसीजन लेने हैं वो अपने मन से अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ले सकती है। इसके उलट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सरकारी कंपनी थी, यानी जो भी डिसीजन होगा सरकार उनको कहेगी कि आप ये डिसीजन लीजिए, इसलिए डिसीजन मेकिंग में उनको समय लगता था। इसलिए जब भी कोई लड़ाई होता था तो अंग्रेज़ जल्दी जल्दी अपना डिसीजन लेके नए पैतरे, नए पॉलिसी लागू कर देते थे, जबकि फ्रेंच को समय लगता था अप्रूव कराने में, या अंग्रेज़ों या सरकारों के द्वारा उनको जो पॉलिसी फॉलो करने के लिए कहा जाता था उसमें बहुत समय लगता था, डिसीजन मेकिंग में बहुत डिले होता था, इसकी वजह से हारे वो। दूसरा, नेवल पावर, अंग्रेज़ों की जो नेवल पावर थी वो बहुत ही विकसित थी फ्रेंच के मुकाबले, इसलिए वो जल्दी से इधर से उधर जहाज़ के माध्यम से, शिप के माध्यम से मूव कर सकते थे, अपने व्यापार को बढ़ा सकते थे, अपने सिपाहियों को इधर से उधर मोबिलाइज कर सकते थे। रीजनल सुप्रीमेसी, देखिए एक चीज़ समझिए जो मैंने आपको बताया कि अंग्रेज़ों ने चेन्नई मतलब मद्रास, बॉम्बे और बंगाल के इलाकों पे अपना कब्जा जमा लिया धीरे धीरे करके। ये कब्जा उनको इस रूप में मदद करता रहा क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंट इलाके थे, और एक तरीके से भारत का जो नक्शा देखिएगा तो अधिकतर पोर्ट यही सब इलाकों में पड़ते हैं। तो इस तरीके से इनको एक रीजनल सुप्रीमेसी मिल गई कि भाई यहाँ पे सबसे सुपीरियर पावर वो पहले से इस्टेब्लिश हो गया। तो फ्रेंच एक तो आए भी लेट से, और आने के बाद उनको मौका नहीं मिल पाया कि भाई जो इलाका पहले ही से अंग्रेज़ों ने जीत लिया है वो इलाका ये ले नहीं पाए, तो इसकी वजह से उनको समस्या हुई और वो हारते चले गए। प्रेफरेंसेस मतलब देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी उसमें उन्होंने ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को कभी कम नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि भाई हम यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए हैं। इसकी वजह से उनको हमेशा पैसे अवेलेबल रहते थे क्योंकि उनका ट्रेड अच्छा चल रहा था। लेकिन इसके उल्टा फ्रेंच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें क्या होता है कि वो अपना जब लड़ाई चालू होता था अंग्रेज़ों के साथ या किसी और यूरोपियन पावर के साथ, तो वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को रोक देते थे, स्टॉप कर देते थे, जिसकी वजह से उन्हें फंड की कमी होने लगी। और फंड की कमी होने की वजह से
उनको जैसे जल्दी जल्दी डिसीजन लेने में दिक्कत होती थी कि भाई हमको ज़्यादा लोगों की भर्ती करनी है, ज़्यादा आर्म्स एंड वेपन्स चाहिए, ज़्यादा औजार चाहिए, तो ये जल्दी जल्दी वो डिसीजन नहीं ले पाते थे। तो ये चीज़ याद रखना हमेशा कि अंग्रेज़ों ने ट्रेडिंग एक्टिविटी यानी व्यापारिक गतिविधियां कभी नहीं रोकी, जबकि फ्रेंच क्या होते थे, लड़ाई झगड़ों के समय या कोई डिस्टर्बेंस के समय उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कम हो जाती थी या रुक जाती थी, जिनकी वजह से उनको सफिशिएंट फंड अवेलेबल नहीं होते थे, पर्याप्त पैसे अवेलेबल नहीं होते थे। लास्ट पॉइंट है लीडरशिप क्वालिटी। बहुत सारे हिस्टोरियन का ऐसा मानना है कि अंग्रेज़ों के पास जो भी गवर्नर गए, जैसे गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव आया या फिर सर आयरकूट आया, तो ये लोगों के पास जो लीडरशिप क्वालिटी थी वो बाकी फ्रेंच वाले लोगों से ज़्यादा अच्छी थी। मतलब फ्रेंच में आया फ्रैंको डुप्लिक्स आया, उससे अच्छी थी। या कॉन्ट डी लैली था फ्रेंच में, जिसने बैटल ऑफ वोंडिवास लड़ा सर आयरकूट के अगेंस्ट, उसकी भी लीडरशिप क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। मतलब सिंपल सा ये है कि जो ब्रिटिश गवर्नर थे वो ज़्यादा कैपेबल थे लीडरशिप क्वालिटी शो करने में, या उनके पास ज़्यादा था फ्रेंच के मुकाबले। तो इन सभी वजहों की वजह से अंग्रेज या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले ज़्यादा सक्सेसफुल रही। अब आते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट पे, लास्ट टॉपिक पे, कि वाई द इंग्लिश सक्सीडेड अगेंस्ट अदर यूरोपियन पावर्स। मतलब कि भारत में कब्जा करने 5 लोग आए हैं, अलग अलग वजहों से आए, लेकिन पांचों में क्या कारण रहा जिसकी वजह से अंग्रेज़ों का आधिपत्य भारत में इस्टेब्लिश हो गया। फिर लास्ट वाले स्लाइड में हमने देखा कि वो फ्रांस से कैसे जीते, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी से कैसे जीत गया और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इस्टेब्लिश हुआ। अब हम देखेंगे कि बाकी लोगों में, मतलब बाकी यूरोपियन पावर्स में भी कैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई। इसमें कुछ फैक्टर्स वो भी आएंगे, जैसे देखिए स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द ट्रेडिंग कंपनी। सिंपल सा बात है भाई कि जो अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एक प्राइवेट बॉडी थी। प्राइवेट बॉडी होने की वजह से वहाँ डिसीजन मेकिंग जल्दी जल्दी होते थे। अब अगर डिसीजन मेकिंग जल्दी जल्दी होंगे तो आप सिचुएशन के हिसाब से जल्दी जल्दी अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। जबकि डच देख लीजिए या फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी देख लीजिए या इवन डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखिए, वो सरकारी कंपनियां थी, तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो था। तो वो सिचुएशन जो बदल रहा था उसके हिसाब से जल्दी जल्दी नहीं निर्णय लेने की वजह से पीछे होते चले गए। ठीक, पहला कारण। दूसरा, नेवल सुपीरियॉरिटी। मतलब अंग्रेज़ों के पास जो शिप बिल्डिंग का आर्ट था या जो नेवल तकनीक थी वो बहुत ज़्यादा थी। मतलब वो शिप बहुत जल्दी, मतलब जहाज़ बनाने की तकनीक उनकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी बाकी यूरोपियन पावर्स के मुकाबले। ठीक, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अंग्रेज़ों के द्वारा चालू हुआ, मतलब इंग्लैंड में चालू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे यूरोप के दूसरे कंट्री में फैला। तो आप एक चीज़ याद रखना कि जो चीज़ जहाँ पे पहले चालू होती है, चूँकि वो लंबे समय, मतलब पहले से इस्टेब्लिश हो गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पे, तो लोगों का इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, मतलब आर्थिक लाभ बहुत ज़्यादा और आर्थिक संपन्नता बहुत ज़्यादा हो गया था। तो जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद कर रहे थे। मतलब वो आगे देखेंगे कैसे। फिर चौथा पॉइंट आता मिलिट्री स्किल और डिसिप्लिन। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी सैनिक थे या जो भी लोग थे या जो भी उसके वर्कर्स थे, दे वर क्वाइट डिसिप्लिन। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन थे और उनके मिलिट्री स्किल यानी कि लड़ाई करने की क्षमता, डिप्लोमेटिक स्किल्स बहुत ही ज़्यादा थे दूसरे यूरोपियन कंट्री के रेस्पेक्ट में, जिसकी वजह से वो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों के मुकाबले ज़्यादा निकल गए आगे। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ब्रिटेन में है स्टेबल गवर्नमेंट था। स्टेबल गवर्नमेंट होने की वजह से क्या होता है ना कि पॉलिसी कंटिन्यूटी में मदद मिलती है। कि जैसे अगर आपने जैसे आपने अगर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका दिया कि भाई आप इसको 15 साल के लिए ट्रेडिंग करने की मोनोपोली हम आपको दे रहे हैं, उसके बाद उसको एक्सटेंड किया, तो इस बात पे आने वाली सरकार भी निर्भर रहे। अगर सरकारें जल्दी जल्दी बदलेगी,
सरकारें इस पे फिक्स रहे कि भाई हाँ हमने इनको दिया है तो हम इसको फॉलो करेंगे। अगर सरकारें जल्दी जल्दी बदलेगी तो संभव है कि पॉलिसी भी जल्दी जल्दी चेंज हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक असुरक्षा का भावना पैदा होगा लोगों में कि भाई नई सरकार आ रही है, हमको जो पहले अधिकार दिए गए वो कभी बदल सकती है। तो ब्रिटेन में क्या हुआ, ब्रिटेन में क्या हुआ कि एक स्टेबल गवर्नमेंट थी, स्टेबल गवर्नमेंट रही इस दौरान, जिसकी वजह से पॉलिसी अच्छे से कंटिन्यू हुआ और मदद मिलती रही उनकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसके उल्टा आप देखिएगा तो पुर्तगाल और स्पेन में एक लड़ाई चल रहा था, दूसरे देश में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कहने का मतलब ये सिंपल सा कि अलग अलग जो भी देश थे सब इधर उधर कहीं ना कहीं उलझे हुए थे। फॉर एग्जांपल पुर्तगाल और स्पेन में लड़ाई चल रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं थी, गवर्नमेंट इधर उधर के चीज़ों में ज़्यादा व्यस्त थी और लोगों का ध्यान भी उसकी ओर था। दूसरी बात, आप अगर फ्रांस का देखिएगा तो फ्रांस में 1789 से लेकर 1798 के आसपास फ्रांसीसी क्रांति हुई है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, तो वहाँ भी उठापटक बहुत ज़्यादा था। लोगों का ध्यान या सरकार का ध्यान ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ पे कम था और सरकार में स्टेबिलिटी भी कम थी। मतलब लोगों में जो गुस्सा था उसकी वजह से सरकारें भी बदल रही थी, इस टाइप का था। तो इस तरीके से इस सब फैक्टरों की वजह से भी, स्टेबिलिटी की वजह से भी जो अंग्रेज थे वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में थे कि वो दूसरे यूरोपियन पावरों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, और ऐसा हुआ भी। एक चीज़ ये भी था कि अंग्रेज़ों को रिलीजन से ज़्यादा मतलब नहीं था, वो भारत के लोगों की धार्मिक नीतियों में ज़्यादा दखल नहीं देते थे। इसके उल्टा आप देखिए डेन्स जो थे वो धर्म के लिए प्रचार प्रसार के लिए आए थे। पुर्तगाली भी भारत में धर्म के प्रचार प्रसार खूब किया, जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा। तो इसलिए ये बात को समझते थे कि भारत चूँकि धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखता है, भारत के लोग धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इसलिए ज़्यादा भारत के धार्मिक नीतियों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था, जिसकी वजह से इसकी बहुत ही अच्छी पकड़ बनती चली गई भारत के अन्य इलाकों में। हालांकि बाद में आप देखिए कि इन्होंने बहुत सारा चीज़ किया, जैसे सती प्रथा को हटाया, बाल विवाह को हटाया, फिर विडो रीमैरिजेज को उन्होंने कानूनी दर्जा दिया, लेकिन वो बाद में किया, यहाँ इस समय तक उन्होंने कोई दखल नहीं दिया। और लास्ट पॉइंट है यूज ऑफ डेट मार्केट। इसमें जैसे मैंने आपको थर्ड पॉइंट में बताया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, लोगों के पास पैसा था, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड इस्टेब्लिश हुआ था। बैंक ऑफ इंग्लैंड इस्टेब्लिश हुआ था तो वहाँ से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोन ले सकती थी, अपने पैसे उठा सकती थी, और उसके बदले में वो बैंक को अच्छा मुनाफा या अच्छा रिटर्न वापस करती थी, जिससे लोग भी खुश रहते थे। तो ये तभी हो पाया जब वहाँ पे प्रोस्पेरिटी, मतलब कि संपन्नता आई। अगर लोगों के पास पैसा नहीं होता तो वो बैंक में जमा नहीं करते, और बैंक में जमा नहीं करते तो वहाँ से फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं ले पाती। तो उन्होंने क्या किया, डेट मार्केट का यूज किया, जिसके तहत उन्होंने बैंकों से लोन लिए और फिर उसका कर चुकाया। और बैंक में पैसे कहाँ से आए, बैंक में पैसे आए हैं लोगों के, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा धीरे धीरे अमीर होते चले गए। ठीक है, ये हमारा लास्ट स्लाइड था और यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करते हैं। एक चीज़ याद रखना है कि देखिए ये चैप्टर फैक्चुअल ज़्यादा है, कंसेप्चुअल भी है, दोनों है, फैक्चुअल कंसेप्चुअल दोनों है, लेकिन फैक्ट कहीं ना कहीं कंसेप्ट पे ज़्यादा भारी पड़ते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि फैक्ट आपको याद रहेंगे तो कंसेप्ट आप धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हैं। बिना फैक्ट के आप कंसेप्ट इसमें नहीं बिल्ड होगा। तो आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें जाइए और ये चैप्टर पढ़िए, यूरोपियन ताकतों का भारत में आगमन, और अलग अलग बुक में भी आप सब जिस भी बुक को फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन मैंने स्पेक्ट्रम से कंटेंट उठाया, उसी से फॉलो किया है। तो अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़िएगा तो ज़्यादा चीज़ें कोरिलेट होंगी। आपके पास स्पेक्ट्रम बुक है तो उसको पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए, और कोई भी समस्या अगर होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे देखिए इस वीडियो को यूज करने का सिंपल सा तरीका यही था कि भाई आप इसको देखिए, एक बार कहानी सुन लीजिए, इसमें स्लाइड्स देखने की ज़रूरत नहीं है। कहानी को एक बार सुनने के बाद क्या होगा कि आपके मन में, आपके दिमाग में एक चित्र बन जाएगा, एक खाका खींच जाएगा। उसके बाद आप जाके बुक को पढ़ लीजिए और उस
वीडियो को देखने के बाद अगर आप बुक नहीं पढ़ते हैं तो फिर इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा। तो इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपको वीडियो देखना है, देख लीजिए, देखने के एक दिन के अंदर कम से कम उस चैप्टर को एक बार और 2-4 दिन के अंदर उस चैप्टर को दोबारा पढ़ लीजिए। 2 बार पढ़ने के बाद उस चैप्टर को फिर आप मतलब आपका अपना हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या कीजिए, जैसे ही वो 2 बार पढ़ लेते हैं, पूर्वालोकन निकालिए घटना चक्र का, हिस्ट्री का, और ये जो टॉपिक है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए, अगर आप एग्ज़ाम में सक्सीड करना चाहते हैं, मतलब एग्ज़ाम में सफल होना चाहते हैं, खासकर प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि बीपीएससी सीरीज हम लोग चालू कर रहे हैं, तो अगर आप सक्सीड होना चाहते हैं तो उसका एकमात्र तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके तभी लगाने का मन करेगा जब आपके लेक्चर कंप्लीट रहेंगे, आपका चैप्टर 2 बार 3 बार पढ़ा रहेगा। तो इस वीडियो लेक्चर को यूज करने का सिंपल तरीका यही हुआ कि आप इसको देखिए एक बार, अगर आपकी इच्छा है तो 2 बार भी देख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 बार देखिए। उसके बाद आप चैप्टर को 2 बार पढ़िए और उसके बाद पूर्वालोकन सीरीज में उस टॉपिक को, क्वेश्चन को कीजिए। कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, डालिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे जल्द से जल्द। और बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी थैंक यू।